हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए क्लास 12th का बायोलॉजी का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक आपके साथ लेकर के आ रहे हैं। मैं हूं अवनीश कुमार, आपका वेलकम करता हूं टॉपर्स वन चैनल पे। आपके लिए आज जो टॉपिक है बच्चों, वो है इवोल्यूशन। एक ऐसी कहानी जो मुझे जीवन की उत्पत्ति की कहानी समझाता है। एक ऐसी कहानी जो मुझे अपनी रियलिटी की पहचान करवाता है। एक ऐसी कहानी जो बताता है कि जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर कैसे हुई है और कैसे कैसे धीरे धीरे इस पृथ्वी पर जीव क्या कहते हैं कि ग्रोथ करते चले गए, डेवलप होते चले गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज की कहानी इवोल्यूशन में। आप यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरीके से ये आदमी का डेवलपमेंट होता है और किस तरीके से वो अपने औजारों का यूज करते आते हैं। वैसा ही दिख रहा है आपको कि यहाँ पर आग का खोज होता है, यहाँ पर किस तरीके से जानवर आते हैं और ये किस तरीके से टाइम टू टाइम इस पृथ्वी पर क्या होता रहा, डेवलपमेंट होता रहा जीवों का। वैसे ही आपको यहाँ पे एक बाबा दिख रहे हैं, वो बाबा जो है डार्विन बाबा है। कौन है? डार्विन बाबा है। और ये डार्विन बाबा बहुत से चीजों को क्या कहते हैं, बताते हैं, वो एविडेंस मानते हैं, प्रूफ मानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर ही हुआ है। और हमें बहुत से अंधविश्वास जो आ रहे थे हमारे पास कि सर जीवन जो है भगवान की देन है, जीवन जो है वो किस तरीके से क्रिएट हुआ इस अर्थ पे, हम उस सब चीजों के बारे में समझेंगे। चलो देखते हैं बच्चों। हमारी सबसे पहली कहानी है कि आप देख लो किस तरीके का जीव कहाँ से आए होंगे ऐसे। ये जो जीव है ये कैसे आए? क्या ये दोनों में सिमिलरिटी है? क्या ये दोनों चेंजेस हैं? किस तरीके से चेंज है? हाँ ना। अगर यहाँ से प्लांट देख रहे हैं, इसमें बनाना, आपके पास आसपास बहुत सारे के फल, बहुत सारे जीव, ये सब आपको दिखाई पड़ते रहते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं बच्चों, वो डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस जगह डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये आया कैसे पृथ्वी पे, और हमें कैसे पता चला कि सब चीजों की जरूरत है मुझे। आज हम देखते हैं कि मेरे पास क्या होता है, हम जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे बच्चे डिफरेंट है ना। ये सब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके बता चाह रहा है हमें जीवन की उत्पत्ति, ये जो जीवन आया मुझे वो कैसे आया, है ना। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारे बच्चे जो है ये हाथ में कप लिए हुए हैं, उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में समझा जाए। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे पास ये जो एनिमल्स है वो भी कैट की तरह दिख रहा था, ये डॉग की तरह भी दिख रहा था, बट ये डिफरेंट है ना, सिमिलर नहीं है। ये बनाना है, वही बनाना था, बट इसमें बनाना की वैरायटी अलग है ना। डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आया, मैंगो की अलग अलग वेराइटियां है, जानवरों की अलग वेराइटियां है। इतने सारे जानवर, इतने सारे पौधे, इतने सारे फल की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या एक क्रिएचर के अंदर इतनी ज्यादा वेरिएशन आना, है ना, एक क्रिएचर के अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन आना कैसे पॉसिबल हो सका? और ये कहानियां सब समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ, है ना। और ये देखेंगे कि मेरे पास क्या होता है, ये जो आदमी है ये आदमी किस तरीके से अपना जीवन जीना शुरू किया और धीरे धीरे ये आज हम लोग के रूप में कन्वर्ट हुए, है ना। हम लोग के पास, जिसके पास क्या है कि सर कुछ चीजों को समझने की क्षमता है, वो कैसे डेवलपमेंट होता है, ये सब चीजों को हम देखेंगे इस कहानियां के अंदर, है ना, कि कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। आप देख सकते हो कि ये जो ह्यूमन था पहले कुछ इस तरीके से चिंपैंजी हुआ करता था, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है, टाइम टू टाइम चेंजिंग आती है, और आते आते आज हम लोग की तरफ सेल्फी लेने वाला बन जाता है ना। तो इस तरीके से जो जीवों का उत्पत्ति हुआ उसमें हमारे जो डेवलपमेंट है, हमारी जो विकास है, तो जहां पर जीवन की विकास, जीवन में होने वाली विभिन्नताएं, ये सब के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वो टॉपिक ही इवोल्यूशन है। इसका हिंदी नाम होता है बच्चों जैव विकास। क्या होता है? जैव विकास। जीवन का विकास कैसे हुआ, हाँ, जीवों की विकास कैसे हुए, कैसे ये डेवलपमेंट करता आया, और हम टाइम टू टाइम अपने आप में एक चेंजिंग देख के दौर से गुजरे। सोचो इस जगह से इस जगह आने में क्या एक दिन का समय लगा होगा? सब मिलियंस ऑफ समय ईयर्स लगे, है ना, जिससे हमें धीरे 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 ग्रो करते हुए हम आए।
आज हम इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये जो एक मॉलिथेरियम है, ये उसी का एक वेराइटी जो है वो पंगो का होता है, पंगोमेट्रोडोन, जो कि एनेफाइन का रूप लेता है। फिर यहाँ से देखते हैं कि कैसे वही एनेफाइन गैम्पोथेरियम बनती है, और फिर वही एनेफाइन मैमथ बन जाता है, और उसी से आज की जो अफ्रीकन एनेफाइन हम लोग के पास देखते हैं वो अफ्रीकन एनेफाइन होता है। तो किस तरीके से देखो यहाँ पर चेंजिंग से गुजरा है, पहले ऐसा दिखता था, फिर ऐसा दिखा, फिर और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ तो इस तरीके से दिखे, फिर ऐसे दिखने लगे, और आज के हाथी ऐसा ही दिखता है। तो सोचो मेरे टाइम टू टाइम इस अर्थ पर किस तरीके से जानवरों के अंदर एक क्रमिक विकास हुआ है, एक सीक्वेंस में विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारे पास यही आया था, नहीं, इसको बनने में बहुत लंबे समय लगे हैं, और ये सब चीजों के द्वारा होते हुए आज ये हमारे तक पहुंचा। जैसा कि हमने पिछले में देखे थे कि पिछले में हमने देखा था कि आदमी का एक क्रमिक विकास था, एक सिक्वेंशियल ग्रोथ थी, है ना, तुरंत ही ग्रोथ नहीं हो गए थे, बहुत लंबे समय लगा था। तो चलो ये सब चीजों को समझते हुए हम यहाँ पर एक इवोल्यूशन की डिफिनेशन की बात करते हैं, जहां पर है इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन द हेटेबल ट्रेट विद इन अ पॉपुलेशन अक्रॉस ए जनरेशन। क्या होता है बच्चों, हेटेबल ट्रेट क्या होता है? अब देखो मुझे क्या होता है कि हम जब जन्म लिए तो अपने मदर फादर से, अब ये मदर फादर की कैरेक्टर हमारे पास है ना, मदर फादर की कैरेक्टर हमारे पास है, लेकिन एग्जैक्ट 100% नहीं आया है, क्योंकि उसमें भी कुछ चेंज होकर के आते हैं। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजिंग आता है, इसी को हम कहते हैं हेरिटेबल ट्रेट्स में वेरिएशन आना, चेंजिंग आना। तो कहा इवोल्यूशन को हम डिफाइन कर रहे हैं क्या कि चेंज कर रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? हेरिटेबल ट्रेट में। हेरिटेबल ट्रेट होता है आनुवांशिक गुण, जो मदर फादर से आते गुण है, जेनेटिकल कैरेक्टर जो मदर फादर से गुण आते हैं उसमें चेंजिंग हो गया। इसलिए हम अपने मदर फादर का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, उनका जेरोक्स नहीं होते, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं वहां से। हाँ, सिमिलरिटी बहुत है, बट उस सिमिलरिटी के अंदर भी हमारे पास क्या आता है, डिफरेंसेस आते हैं। सो है ना, विथ ए पॉपुलेशन अक्रॉस ए जनरेशन, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं पूरी पॉपुलेशन में चेंजिंग दिखाई पड़ता है। अब इस तरीके से जो चेंजिंग आ रहा है वो चेंजिंग आने को ही एक ग्रोथ माना जाता है, एक विकास माना जाता है, और इस विकास को ही हम लोग इवोल्यूशन कह देते हैं, है ना। अब इस इवोल्यूशन की कहानी हम स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ से। इस पृथ्वी पर सोचो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, पहला जीवन इस पृथ्वी पर कैसे आया होगा, है ना, ये पृथ्वी कैसे बने, यूनिवर्स क्या बना, और हमारा इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा, और हम कैसे आए होंगे, है ना। ये सब चीजों को लेकर कहानी आज होगी, जिसमें होगा ऑरिजिन ऑफ लाइफ। एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है ना, और बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसका हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से लगभग 20 बिलियन ईयर्स पीछे की कहानी, है ना। इस पृथ्वी पर लगभग हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, लेट्स टेक ए जर्नी बैक बिफोर 20 बिलियन ईयर्स, आज से लगभग 20,000 बिलियन ईयर्स पीछे की बात कर रहे हैं, है ना, मिलियन भी नहीं, बिलियंस की बात कर रहे हैं। अब सोचो इतने पहले हमारे पास क्या होता है कि एक बहुत बड़ी धमाका होती है, कहता है इससे हमारे क्या होते हैं कि हम अर्थ की जर्नी करेंगे, और अर्थ की जर्नी कैसे हुई, अर्थ कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, है ना। तो इस यूनिवर्स को एक बिग बैंग थ्योरी से समझा जाता है बच्चों। क्या समझाता है? एक बहुत बड़ी धमाका, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका, एक बहुत बड़ा धमाका जो अनइमेजिनेबल है, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कितनी बड़ी धमाका हुई होगी। सोचो एक हमारे पास क्या होता है कि जब परमाणु बम छोड़ते हैं तो वो एक अनइमेजिनेबल क्या था, धमाका था, किस तरह इतनी बड़ी धमाका हुई थी, एक शहर गायब हो गया था। तो सोचो उससे एक शहर टूटा था, यहाँ एक पूरा यूनिवर्स ही तैयार होकर के आया है। तो जब पूरा का पूरा एक यूनिवर्स ही तैयार हो रहा होगा बच्चों, तो अगर सोचो कि उसमें कितनी बड़ी धमाका हुई होगी, जिसका कोई फिजिकल अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना बड़ा धमाका हुआ होगा। एक इस थ्योरी से यही समझाने की कोशिश कर रहा है बिग बैंग थ्योरी से कि एक अनइमेजिनेबल धमाका होती है, एक बहुत बड़ी धमाका होती है, और ये जो बहुत बड़ी धमाका होती है, इस धमाके में क्या होता है, हमारे पास एक यूनिवर्स का निर्माण होता है। कहता कॉस्मिक एक्सप्लोजन occurs before 20 billion years ago।
ये क्या होता है, एक छोटी सी पार्ट है और यहाँ पे इतना बड़ा विस्फोट होता है, और इतना बड़े विस्फोट से ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, है ना। क्या हो जाता है, बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। और इसी बिग बैंग थ्योरी से हमारे पास क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। वहां से एक डेवलपमेंट होती है, एक नए यूनिवर्स की कहानी चलती है ना। तो बिग बैंग थ्योरी मुझे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की कहानी कहता है इनफाइनाइटली स्मॉल यूनिवर्स एक्सपेंड्स। बहुत छोटा सा पार्ट जो था, बहुत बड़ा क्या हुआ, फैल गया ये विस्फोट के द्वारा। तो कहता है एक एक्सप्लोड होती है, एक विस्फोट होती है, और वो विस्फोट होकर के क्या होता है, वो एक नए यूनिवर्स का निर्माण करता है। अब हम सोच सकते हो बच्चों कि यहाँ से क्या होता है, कंटिन्यू टू एक्सपैंड टुडे। और आज तक ये विस्फोट की प्रभाव ये है कि इतनी गैम्स थी कि ये धीरे 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 यूनिवर्स फैलता जा रहा है। आज भी साइंटिस्टों का मानना है कि यूनिवर्स अभी भी फैलता ही जा रहा है। जब आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स समझोगे तो वहां पर पढ़ाया जाएगा इंट्रॉपी। तो यूनिवर्स की जब इंट्रॉपी पढ़ाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि रैंडमनेस अभी भी ज्यादा है, इस कारण से यूनिवर्स अभी भी फैलता ही जा रहा है ना। अभी भी क्या होता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। तो यूनिवर्स लगातार फैलते चले जा रहे हैं, एक्सपैंड होता जा रहा है। और छोटा सा एक पार्ट जहां पर एक बहुत बड़ी धमाका होती है, और बहुत बड़ी धमाका होकर के वो पूरे यूनिवर्स का निर्माण करती है ना। और आज भी वो यूनिवर्स बड़ा ही होते जा रहा है, एक्सपैंड ही होते चला जा रहा है। बच्चों, यहाँ से हम देखते हैं कि क्या होता है कि मेरे पास एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन है, एक विस्फोट है, और ये विस्फोट इस तरीके से होती है, इस टाइप से होता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड ही करता चला जा रहा है। देखो सब दूर दूर ही भागता चला जा रहा है ना। अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे जैसे दूरियां फैलती है, दूरियां बढ़ती है, टेम्परेचर लॉस होते चले जाते हैं। हमें पता है कि जहां पर एक्सप्लोड हुआ है, विस्फोट हुआ है, वहां पर गर्मी थोड़ा ज्यादा होगा। अब तो इमेजिन करो कि तुम अगर आग जलाए हो और आग ताप रहे हो। अब आग से जैसे जैसे तुम एक जगह इकट्ठा करके सभी को जलाए तो वहां पर गर्मी थोड़ा ज्यादा था। अब उस आग को बिछा दो, है ना। कुछ देर में देखोगे कि आग धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब एक्सपेंशन होती है, जब फैलाव होता है, तो फैलाव के कारण से तापमान क्या होने लगती है, गिरना शुरू हो जाती है। तो एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट के कारण से इसमें, विस्फोट के बाद इसमें एक्सपेंशन होती है, फैलाव आता है ना। इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होती है, फैलाव आता है, और फैलाव के कारण से वहां की तापमान लगातार कम होने लगती है, बढ़ होने लगती है। इसके कारण से यहाँ पर क्या होती है, ये लगातार एक्सपेंशन के कारण से यहाँ पर तापमान क्या होती है, गिरना शुरू होता है। और इसी एक्सप्लोजन में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का निर्माण होता है। हाँ, क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का निर्माण होता है। और इस हाइड्रोजन और हीलियम में बच्चों क्या होता है कि आपस में ये जुड़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। क्योंकि ये जो मास बनती है इस विस्फोट के अंदर, कुछ रेडिएशन, जो कॉस्मिक रेडिएशन था, हाँ ना, क्या था, कॉस्मिक रेडिएशन था। उस रेडिएशन के अंदर कुछ मास का डेवलपमेंट होता है, जिससे बच्चों हमें ये पता चलता है कि हमारा जो वेव था वो वेव मास में कन्वर्ट होता है। और हम फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो यहाँ से कुछ रेडिएशन जो था वो क्या हुआ, मास के रूप में कन्वर्ट हुआ। रेडिएशन आए मास में, और उस मास के बीच में ग्रेविटेशन लगने लग गया। उस ग्रेविटेशन के कारण से क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, मतलब पार्टिकल संघनित हो गए। ग्रेविटेशन समझ में आता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगती है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से वो आपस में इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठे होने के बाद वहां से रिजल्ट ये आता है कि हमारे पास बहुत सारे गैलेक्सीज का निर्माण हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे क्या होता है, गैलेक्सीज बन जाते हैं। तो सोचो हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम का कंडेंसेशन के कारण से इसका क्या होता है, बहुत सारी गैलेक्सीज मिलते हैं। तो सर क्या इसका कोई प्रमाण है? हाँ है ना। आज भी जो चमकते हुए तारे होते हैं, आज भी जो चमकते हुए सूर्य है मेरा, उसके पास हाइड्रोजन और हीलियम ही है, जिसके अंदर क्या होता है, नाभिकीय सैटेलाइट और नाभिकीय विखंडन होती रहती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। जिसके कारण से साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि इतने बड़े सन, इतने बड़े स्टार जिसके अंदर लाइट है, लगातार उसके अंदर विस्फोट आज भी जारी है ना। हमारे प्लानेट, मतलब ग्रह, उपग्रह, ये सब पर तो विस्फोट होना बंद हुआ है, लेकिन ये भी इंटरनल गर्म है, क्योंकि इसके अंदर भी ज्वालामुखी फटती रहती है।
है ना। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या है, सूर्य, सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब के अंदर आज भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, आज भी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। और उस प्रकाश उत्सर्जित होने का पीछे का कारण एक है, क्या उसमें होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन। वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में होता है। तो बच्चों, अगर इस पूरे यूनिवर्स की कहानियां में हमें हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा पूरे यूनिवर्स की गैलेक्सीज का निर्माण हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा अपना गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब इमेजिन करो, हम बहुत घमंड कहते रहते हैं कि सर हम लाइफ में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारी चीजें। इमेजिन करो कि हमारा वर्चस्व कितना है इस पूरे यूनिवर्स में। एक बहुत बड़ी यूनिवर्स जो एक्सपैंड करता जा रहा है, उसमें से बहुत सारे मिल्की वे गैलेक्सी, छोटे छोटे मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत सारे मिल्की वे गैलेक्सी, उस मिल्की वे गैलेक्सी में सॉरी बहुत सारे गैलेक्सी। हाँ, काम करें कि अगर हमें अपने जीवन में घमंड किस बात का है, कुछ नहीं घमंड होनी चाहिए। हम इन यूनिवर्स का एक बहुत छोटे से कण है। इमेजिन करो कि हमारे पास एक बहुत बड़ी यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में बहुत सारे मिल्की वे गैलेक्सी, बिलियनों मिल्की वे गैलेक्सी, और उस बिलियंस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी, अगर पूरा यूनिवर्स को देखा जाए तो उसमें एक छोटा सा पत्थर के बराबर एक गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है। उस मिल्की वे गैलेक्सी के हजारों क्या होंगे, सोलर सिस्टम होंगे, उसमें से मतलब लाखों सोलर सिस्टम होंगे। उस लाखों सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम, और उस लाखों सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम, और उस एक सोलर सिस्टम में से हमारा अर्थ, जिसमें कि प्लैनेट है, एस्टेरॉयड है, उसमें से हमारा अर्थ एक छोटा सा ग्रह है। उस ग्रह पे इतने 2.3 मिलियन ऑफ स्पीसीज में से एक स्पीसीज है। तो सोचो हमारा इस यूनिवर्स पे कितना प्रभाव होगा, है ना। इसमें ज्यादा कुछ घमंड नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें सन है और इसके आसपास ग्रह, उपग्रह, प्लैनेट्स, ये सब यहाँ पर क्या कर रहा है, चक्कर, है ना। ये सब यहाँ से क्या हो रहे हैं, चक्कर से लगा रहे हैं। तो ये समझना होगा कि मुझे इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारे पास क्या होता है, इस मिल्की वे गैलेक्सी में बच्चों यहाँ से क्या होते हैं कि हमें सोलर सिस्टम। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मुझे एक सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम में हम यहाँ पर क्या है, अर्थ है, जहां पर सन और सन की परिवार का सब तो सोलर सिस्टम में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। इसके बाद देखोगे एक यहाँ पर क्या होता है, एस्टेरॉयड का एक बेल्ट होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आ जाते हैं। तो याद रखना कि सर हमारे पास क्या होगा, एस्टेरॉयड बेल्ट से आगे 4 है, एस्टेरॉयड बेल्ट से पीछे 4 है। एस्टेरॉयड बेल्ट में क्या आता है, एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आ जाते हैं। पीछे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आ जाते हैं। इस तरीके से पूरा यूनिवर्स बनता है। उस यूनिवर्स में मेरा एक अर्थ का निर्माण होता है, एक सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। उस सोलर सिस्टम में एक आधार है, एक शुरुआती अर्थ जो होता है बच्चों, उस शुरुआती अर्थ कोई एटमोस्फेयर नहीं था, बहुत गर्म थे। हाँ, अर्थ शुरुआत में बहुत गर्म था। जो भी वाटर थे वो वेपर के रूप में बचे थे, है ना। ये अगर एटमोस्फेयर है, यहाँ पर इस यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर कोई एटमोस्फेयर नहीं है। जो गैसेस वाटर था भी वो क्या हो चुका था, गैस के रूप में बन चुका था, वेपर के रूप में बन चुका था। और ये अर्थ मोल्टन थी, पिघली अवस्था में थी। इससे क्या हो रहे थे, इस पिघली अवस्था से अगर सोचो, जैसे आज भी हमारे पास लावा, मैग्मा ये सब निकलता रहता है ना। तो जब यहाँ से क्या होते हैं, उससे निकलने वाला जो लावा मैग्मा है, उससे कुछ अमोनिया गैस निकलती है। वहां से क्या होता है, मीथेन गैस आते हैं। वहां से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनती है। और उस जगह से क्या होती है, H2O का निर्माण होता है। और ये H2O जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो यहाँ से H2O टूट जाते हैं। और जब H2O टूटते हैं तो H2 प्लस O2 में टूटते हैं, ऑक्सीजन गैसेस में। और ये जो ऑक्सीजन गैसेस होते हैं बच्चों, वो ऑक्सीजन गैसेस क्या होता है कि जब हाइड्रोजन गैसेस, देखो हाइड्रोजन टूटा, वाटर टूटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हल्की गैस होने के कारण से ये धीरे धीरे कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊंचाई हिस्सों पर। तो देखो ये हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से देखोगे कि ये जो ऑक्सीजन गैस होती है, ये ऑक्सीजन गैस से क्या हुआ,
कि NH3 के साथ रिएक्शन करता है, यही ऑक्सीजन गैस CH4 के साथ रिएक्शन करता है, और यही ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं NH3 से जब रिएक्शन इससे रिएक्शन करता है तो CO2 और H2O बना लेता है ना। और यहाँ से जब NH3 से रिएक्शन होते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं CO2 एंड H2O या फिर मेरे पास ऑक्सीजन, ये सारी चीजें बनने के तैयार होता है, और इस धीरे 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 इस अर्थ के ऊपर क्या होते हैं एटमॉस्फेयर बनना शुरू होता है। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस ऑक्सीजन को फिर से तोड़ देता है ना, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करते हैं, इसे फिर से ब्रेक कर देते हैं। क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसे फिर से ब्रेक कर देती है, और यहाँ से जो होता है O2 जो होता है वो टूट करके जो ऑक्सीजन होते हैं वो ब्रेक होते हैं बच्चों, और ब्रेक होकर के यहाँ से क्या होता है कि जैसे ये ऑक्सीजन है, ये O2 जब टूटता है, O2 जब यहाँ से टूटता है तो नेसेंट ऑक्सीजन बन जाते हैं, और ये ऑक्सीजन जब O2 के साथ फिर से जुड़ जाते हैं तो O3 ओजोन लेयर का निर्माण करता है ना। क्या करता है, ओजोन लेयर का निर्माण करता है। अब तुम यहाँ से देखोगे कि तुम्हारे पास क्या होता है कि ये ऑक्सीजन ओजोन का निर्माण करता है, और ये ओजोन धीरे 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 क्या होते हैं एटमॉस्फेयर के चारों ओर ये घेर लेते हैं, जिससे क्या होती है कि इस पे आने की जो ओजोन लेयर है ये एक ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह अर्थ को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। अब ये चारों तरफ से जब अर्थ को इस तरीके से घेरता है तो यहाँ पर क्या होते हैं धीरे धीरे इसके अंदर क्या होते हैं कि जो वाटर वेपर होती है, जो जंग के कण होते हैं, वो जंग के कण में कंडेंसेशन होता है, संघनन होती है, और पृथ्वी पर बारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, क्या हमने बोला कि जो शुरुआती अर्थ थे उस शुरुआती अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं थे, जो वाटर थे भी वो वेपर बन गए थे, अब वेपर बन के ऊपर था। फिर धीरे धीरे क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण से वो वाटर का कण टूट जाते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। वो जो माउंटेन मास था जिसमें अमोनिया था, मीथेन, ये सारे गैसेस मिल रहे थे, वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, CO2 और H2O बनाता है। धीरे धीरे क्या होते हैं कुछ ऑक्सीजन निर्माण होते हैं इस अर्थ पे, और वो ऑक्सीजन जब अल्ट्रावायलेट से टूटती है तो ओजोन का निर्माण करता है, और वो ओजोन जब हमारे पास क्या होता है पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोनोस्फेयर या उसे कहते हो स्ट्रेटोस्फेयर का निर्माण करती है, जिससे क्या होती है कि सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उसको रोकती है। और जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रुकती है तो अर्थ का टेम्परेचर डाउन होता है, और अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने के कारण से कि जो वहां पर वाटर वेपर थे उस वाटर वेपर में जो जम वाष्प का कण प्रेजेंट था बच्चों, उस जम वाष्प के कण में क्या होता है संघनन होती है, और उस जम वाष्प के कण में जब संघनन होती है तो वहां से क्या होती है बारिश होना शुरू होता है, और बारिश होना शुरू होता है तो इस पृथ्वी पर क्या होते हैं रेन होते हैं, और रेन के समय यहाँ पर जितने भी डिप्रेशन पीरियड होते हैं गड्ढे बनते हैं। गड्ढे बने कैसे थे, क्या होता था कि जब शुरुआत में क्या होगा कि अर्थ बनी होगी, जगह जगह पर वोल्केनिक इरप्शन होंगे, जगह जगह पे क्या गिरा होगा एस्टेरॉइड गिरा होगा, है ना, उनका पिंड गिरी होगी अर्थ पे, जिससे कारण से अर्थ क्या हो गया होगा गड्ढे उबर खाबर तैयार होगा। ऐसे नहीं कि पूरा स्मूथ बना होगा, स्मूथ नहीं बना होगा, कैसे बनेंगे उबर खाबर बनेंगे, कहीं पर गड्ढा रह गया होगा, कहीं पर पहाड़ बन गए होंगे, कहीं कुछ और बन गए। इस तरीके से क्या होता गया कि जैसे तैसे बने, तो जो गड्ढे थे अर्थ पर का वो गड्ढे क्या हो जाते हैं उस बारिश के पानी से भरते हैं, और वो क्या करता है ओशियन का निर्माण करता है, महासागर का निर्माण करता है ना। और आज ये महासागर भी मेरे पास है। तो यहाँ से क्या होता है इस तरीके से मेरे अर्थ पर एक क्लाइमेट इस तरीके से बन जाता है जिससे हम अर्थ पर क्या कर सकते हैं जीवन को तैयार कर सकते हैं। हमारे पास आज बादल है जो पूरे चंपास्त्र के कणों से भरे हुए हैं, इसमें आज भी संघनन होती है तो आज भी बारिश होती है, जिसके कारण से हमारे आसपास क्या होते हैं कि जो जीव है पौधे हैं ये सबका विकास होता है। अगर बारिश नहीं होती शायद क्लाइमेट नहीं बनते, ओजोन नहीं आता तो इस तरीके का वायुमंडल तैयार नहीं होती, और जब वायुमंडल तैयार नहीं होता बच्चों तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास इस तरीके का जीवन हम नहीं होते, है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं यहाँ पर वायुमंडल तैयार होती है, और यहाँ पर क्या होते हैं उसके कारण से पौधे वायुमंडल के बाद जो बारिश होती है सब जगह क्या होते हैं अलग अलग क्लाइमेट अर्थ पे बनता है। कहीं पर क्या होता है ग्रीन ग्रीन ये देख रहे हो, कहीं पर पूरा पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से जब हमारा बनता है तभी हमारे पास क्या होते हैं जीवन की उत्पत्ति हो पाती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से, अब है थ्योरी बिहाइंड द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हम देखा कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, है ना। अब देखेंगे इस अर्थ पे लाइफ का शुरुआत कैसे होती है, जीवन कैसे आता है। हम एक शॉर्ट में देखें कि पृथ्वी बना कैसे, और उसके बाद अब देखेंगे इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, है ना। इस पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, उस जीवन की कहानी समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से कुछ थ्योरी है जो कि टाइम टू टाइम थ्योरियां आते गई, अब बातें होती रही इसके बारे में, है ना। आज भी साइंटिस्ट के ऊपर बातें करते हैं, तो समय समय पर थ्योरी आती गई, बहुत सारी थ्योरी बाइकआउट किया गया, हटाया गया और नए थ्योरियों को लाया गया। तो उसमें एक थ्योरी है पैनस्पर्मिया थ्योरी, एक है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, एक है तेरे पास बायोजेनेसिस थ्योरी, और एक है क्वांटम इवोल्यूशन। तो समय जो समय का होता गया, इसमें चेंजिंग आता गया, साइंटिस्टों का सोच चेंज होता गया। तुम लोग भी धीरे धीरे इस चीजों को समझते जाओगे अगर अच्छे से आपने अंतिम तक लेक्चर को देख पाया, है ना। ये लेक्चर अगर आपने लास्ट तक देखे तो आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत डेवलप हो जाएगी। आप बहुत सारी चीजों से, जो र्यूमर है, जो अपवाद है, जो अफवाहें हैं, उस अफवाहों से बाहर आ जाओगे, है ना। तो आप इस थ्योरी के बाद से आप अफवाहें पर विश्वास करना थोड़ा क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, कि क्या क्या चीजें आज तक हमने जीवन में सीखा था, रियलिटी से हमें दूर रखा गया था। और इस चैप्टर के बाद बच्चों आपको एक रियलिटी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं पैनस्पर्मिया थ्योरी पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लोर्ड व्हाई यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी। किसके बारे में बताता है, मुझे बताता है द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मतलब यहाँ से देखो इसको, आप टाइम ले सकते हो इस पे, और टाइम लेकर आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स का निर्माण के बारे में इसने कहानी बताया, और अभी हमने ये समझाया रीजन क्या था कि बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इट टॉक्स ऑफ ए सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। हमने अभी बोला कि हम क्या कर सकते हैं, ये बिग बैंग थ्योरी को एक फिजिकल धमाके की तरह नहीं सोच सकते। हम सोचे एक पटाखे छोड़ते दीपावली में पटाखे छोड़ते छोटी सी विस्फोट होती है। अब सोचो इतनी बड़ी विस्फोट जो पूरा यूनिवर्स का निर्माण करते, है ना। तो क्या उसके बारे में हम सोच भी सकते हैं, क्या इमेजिन भी कर सकते हैं, नहीं हो सकता है ना। फिजिकल टर्म में उतनी बड़ी विस्फोट आज तक हुआ ही नहीं है, तो यहाँ तक हम उसको इमेजिनेबल नहीं कर सकते। चलो बच्चों, यहाँ से जो पहली थ्योरी है मेरा पैनस्पर्मिया थ्योरी है। अब ये पैनस्पर्मिया थ्योरी जो होता है वो क्या होता है। पैनस्पर्मिया थ्योरी में सबसे पहले सबसे पुरानी और वेद की बातें है ना, कांग्रेस थ्योरी है। एक ग्रीक थिंकर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ साइंस का डेवलपमेंट जो होता है ग्रीक के द्वारा ही होता है। वो कहते हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति होती है कुछ स्पोर कोशिका के द्वारा होती है ना। आपने रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो स्पोरुलेशन पढ़े होंगे, स्पोर के बारे में पढ़े होंगे, है ना। वो कहते हैं कि स्पोर से ही जब बनता है, स्पर्म ओवम इस सबको भी वो क्या कहते हैं, स्पोर ही कहते हैं। कहते हैं वह स्पोर से जीवन उत्पत्ति होती है, और ये जीवन जो स्पोर है वो पृथ्वी पर नहीं बनती है, ये अदर प्लानिट पे बनती है ना। जैसे दूसरे दूसरे प्लानिट पे बनती है, और उस दूसरे प्लानिट से एक क्या हो जाते हैं, अर्थ पे आ जाते हैं। और ये जो स्पोर होता है, उसी स्पोर के द्वारा इस पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हो जाता है ना। सोचने वाली बात है, किसी किसी दूसरे पर से, है ना, दूसरी जगह से स्पोर्स आया, और हमारे अर्थ पे क्या हुआ कि इस पे जीवन उत्पत्ति हुआ। हमारे कुछ साइंटिस्टों ने इस पर सोचा, उसने क्या किया, पृथ्वी से कुछ बीज लिए और जाके मून पे जमाया। हाँ, जब मून पे ले गए तो मून पे ले जाने के बाद वहां जब डाला तो वहां से क्या हुआ कि उस मून पर आज तक उस बीज से एक नए पौधे का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो कैसे कर सकते हैं कि दूसरे प्लानिट से क्या होगा कि कुछ स्पोर आएगा, और उस स्पोर के द्वारा हमारे पास क्या होगा, जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसे थ्योरियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। नहीं, शुरुआत में लोगों के पास नॉलेज उतनी नहीं थी, और डिवाइसेस उतने नहीं थे, चीजों को ऑब्जर्व कर सकते, समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि शायद जीवन जो होगा पृथ्वी पर किसी दूसरे प्लानिट से ही आई होगी। अब यहाँ से कहता लाइफ ऑफ अर्थ में है ऑरिजिनेटेड फ्रॉम
स्पोर्स, है ना। अर्थ पर जो लाइफ का ओरिजिनेटेड होता है वो किसके थ्रू होता है, एक स्पोर्स के थ्रू होता है, और ऐसा ये कहते हैं, है ना। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पैंसपर्मिया थ्योरी बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, लाइफ किससे ओरिजिनेट होते हैं, प्रोटीन से, आरएनए से, स्पोर से, या ऑल ऑफ द अबव। अभी अभी हमने बताया कि किससे स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स से होते हैं। तो आप वीडियो को रोक करके आप एक बार पीछे जा करके देख लीजिए थ्योरी क्या कहती है, उसके बाद आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं। तो ये जवाब क्या होगा, स्पोर्स होगा, हाँ ना। क्या हो सकता है, स्पोर्स हो सकता है। आप अच्छे से एक क्लासरूम की तरह उसको देखिए, हाँ ना, वीडियो को आप एक क्लासरूम की तरह देखिए, तो आपको ये इवोल्यूशन चैप्टर का हर पार्ट सही हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हम यहाँ से आपको क्या करते जाएंगे, साथ साथ में क्वेश्चन भी लेते चले जाएंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा। कहता है कि पैंसपर्मिया सजेस्ट दैट यूनिट ऑफ लाइफ कॉम स्पोर्स, है ना। स्पोर्स के बारे में ये बताता है कि जीवन कौन सा हुआ है, और ये ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। ये क्या हुए कि जो स्पोर बने हैं वो अलग अलग प्लैनेट पर बैठा, उसमें से एक हमारा अर्थ भी रहा, और उस अर्थ की क्लाइमेट ऐसी रही जिसके कारण से इस स्पोर से नए लाइफ का डेवलपमेंट हो सका, है ना। समझो आगे आता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अपने आप लाइफ उत्पन्न हो गई। हाँ, कैसे उत्पन्न हो गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन, देखोगे क्या हो गया, लाइफ कैसे डेवलप हुआ। तो कहता कि देखो, जो कुछ इनएनिमेट, जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, पत्थर टूट गए, मिट्टी सड़ गई, हाँ, मतलब कीचड़ बन गया, ये जो धान के ये सब बागें देख रहे हो, ये सब सड़ते हैं, हाँ। कहता स्टोन, मड, कीचड़, ये जो स्ट्रॉ है तुम्हारा, है ना, जो धान के गेहूं का जो डंठल होते हैं, ऐसे जो पौधे के पार्ट होते हैं, ये सब आपस में डिकम्पोज कर जाता है, सड़ता है। और इसके डिकम्पोज करने से जो इनएनिमेट थिंग है, इनएनिमेट उसको कहते हैं जो नॉन लिविंग है, जिसमें जीवन नहीं है, ये सब में जीवन नहीं है, ये सब डिकम्पोज करते हैं, सड़ते हैं, और सड़ने के कारण से यहाँ पे लाइफ का ऑरिजिनेशन। तो क्या लगता है ऐसा कि किसी चीज को सड़े गले चीजों से क्या हो सकता है, जीवन हो सकता है। अब ऐसे इन्होंने क्या सोचा होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि कोई फल सड़ जाता है तो उसमें कीड़े दिखने लग जाते हैं, है ना। तो इनको लगाओ कि वो कीड़ा जो होगा वो क्या हो गया, इस सड़ने से ग्रो किया है, इसके कारण से जीवन जो होगा ये सड़े हुए गले चीजों से उत्पन्न होगी। क्योंकि तुमने अक्सर देखा होगा कि सड़े गले चीजों के ऊपर कुछ जीव उत्पन्न रहते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इनको भी उसी टाइप का जीवन कुछ दिखा होगा वहां पे, और जब उस टाइप का कुछ जीवन देखा होगा तो इनको भी लगा होगा कि शायद जीवन ऐसे ही उत्पन्न होती है, हाँ, शायद जीवन इस तरीके से ही उत्पन्न होती है, ऐसा कुछ लगा होगा। तो चलिए इसके भी एक क्वेश्चन करने थे यहाँ से, हाँ। क्या क्वेश्चन है कि which of the following terms refer to life coming from decaying and rotting matter। क्या पैंसपर्मिया जी नहीं, पैंसपर्मिया में कहा स्पोर्स आते हैं। बिग थ्योरी, इसने क्या बोला, इसने बोला ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ही था इसका, और अगला है नॉन ऑफ द अबव, ये गलत है। क्या आएगा आपका, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। Thus, spontaneous generation for a long time, it was also believed that life come out of decaying and rotting matter, like a straw, mud, etc. This was the theory of spontaneous generation। क्या होता है, बहुत लंबे समय तक लोग ये सोचते रह गए कि जीवन की उत्पत्ति जो है सड़े गले चीजों से आता है, क्योंकि वो देख रहे थे, क्योंकि उस समय तक न माइक्रोस्कोप था ना कुछ भी था, तो वो देख भी नहीं सकते थे, तो उनको लगता था जो सड़ा गला चीज है उसमें कुछ कुछ घूमता दिखता था उनको, हाँ ना। कुछ कुछ चीजें क्या होते थे, मूव करता नजर आता था, तो उनको लगता था कि जीवन यहीं से आई होगी, है ना। ऐसा बहुत दिनों तक ही चलता रहा, बहुत दिन तक लोग इस चीजों को मानते थे। अगली थ्योरी जो मेरा आता है बच्चों, वो आता है बायोजेनेसिस, हाँ। बायोजेनेसिस, जहां से कहा जाता है कि ये मेरे पास क्या है, एक सेल है, और इस सेल से ही क्या होता है, लाइफ को उत्पन्न होती है, और यही सेल आपस में क्या करते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है मेरे पास जीवन उत्पत्ति। एक सेल है जिसके अंदर केंद्रक होते हैं, और केंद्रक में लगातार विभाजन होता है, ना। नए नए कोशिकाएं बनते रहती है, और नए कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है। ऐसी कुछ थ्योरियां आई बाद में से। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले से जीवन उपस्थित है, पहले से जो जीवन उपस्थित है उसी के द्वारा एक क्या होता है, नए जीवन का निर्माण होता है। तो लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले से जीवन इस अर्थ पे है उसी के द्वारा क्या होता है, इस पृथ्वी पर नए जीवन की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये नहीं बता पा रहे ना कि पहला जीवन कैसे है,
तो पहला जीवन कैसा होगा बच्चों, इसके बारे में अभी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ ये जो मेरे साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर, ये लुईस पास्चर के स्टेटमेंट आता है लाइफ originate फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जीवन की उत्पत्ति जो पहले से जीवन है उसी से द्वारा हुआ है, नए जीवन वहां से ही आते रहते हैं। डिस्कार्डेड, ये इस थ्योरी को कह करके जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन था, इस सारी गंदे चीजों से जो जीवन आती थी उसको बाइकआउट करते हैं। हाँ ना, पहले क्या था, पहले था पैनस्पर्मिया, उसके बाद आया क्या तुम्हारा, उसके बाद आया तुम्हारे पास स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उस सब चीजों को बाइकआउट किया जाता है, कहा जाता है नॉन लिविंग से जीवन नहीं आ सकते, है ना। हमारे पास क्या होगा, जीवन की उत्पत्ति करने के लिए मेरे पास जो पहले से जीवन उपस्थित है वही आएगा। और इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहते हैं, फ्लास्क लेते हैं, बंद बंद लेते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, इसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं मरा हुआ ईस्ट। हाँ, मरा हुआ ईस्ट डाल देते हैं। अब ये मरा हुआ ईस्ट डेड डिके हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम टू टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया। यहाँ पर देखा गया कि इस बंद बर्तन के अंदर किसी भी तरीके का नया जीवन की उत्पत्ति नहीं हुआ है ना। इस पेस्टराइज का दो, पास्चराइज का दो, इस सीमित टाइम के अंदर जब इन्होंने ईस्ट को डाल करके देखा, टाइम देखा, बहुत लंबे समय तक रखा, सड़ने दिया, डिकम्पोज होने दिया, देखा कि उसके अंदर कोई जीवन नहीं आते। ये जो लुईस पास्चर साहब है, इन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कोई ग्रो नहीं हुआ। अगले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करते हैं कि ये जो ट्यूब बंद थे उसको खोल देते हैं, हाँ, और उस खोलने हुए के अंदर इन्होंने मरा हुआ ईस्ट को एयर में छोड़ दी। अब यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर कुछ समय के बाद देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती है, कुछ बैक्टीरिया, फंगस, ये सब ग्रो कर जाता है। अब ऐसा कैसे हुआ, जब ये बंद था तब जीवन इसमें नहीं आया। उसको भी देखा कि कुछ टाइम तक दिया गया था, सड़ने दिया गया था, जीवन नहीं आया। जैसे ही खोल दिए जीवन आ गया। तो इनका कहना था कि देखो क्या हुआ कि जब ये बंद थे तो वायुमंडलीय कांटेक्ट में ही नहीं था, जिसके कारण से जो अंदर पैक मटेरियल था सिर्फ वही रह गया। लेकिन जैसा ही क्या होता है, इसको हम खोलते हैं तो इसके अंदर जो सड़े गले चीज है उसको खाने के लिए, उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए, उससे पोषक पदार्थ लेने के लिए बाहर से क्या हो जाती है, कुछ जीव आ जाते हैं, हर बैक्टीरिया आ जाती है, फंगस आ जाता है, जो डिकम्पोजर है, जो सड़ाने वाला है, वो बाहर से आ जाता है। तो जीवन उससे नहीं बना जो सड़ा हुआ था, वो तो आया खाने के लिए ना, जीवन थ्रू आया था वहां से, है ना। जीवन वहां से नहीं आया, वो क्या करने आया, खाने के लिए आया था। तो कहता भाई यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे उसको घूमते हैं, एक्सपोज करते हैं, हवा में डालते हैं, वहां से क्या हो जाते हैं, नए नए जीवन आ जाते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जीवन की उत्पत्ति इस तरह की चीजों से हुई है। तो ये पूरी थ्योरी को उन्होंने, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी, उसे उन्होंने क्या कर दिया, बाय थॉट कर दिया बच्चों, है ना। अब देखोगे, सोचो कितनी सोच रहे हैं साइंटिस्ट, है ना, कितने तरीके से सोच रहे हैं वो। और इस तरीके से बच्चों सोचते सोचते क्या करते हैं, एक पूरी अर्थ लाइफ के बारे में समझाते हैं। कितनी मेहनत इन्होंने किया होगा। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर ग्रोथ देखता है। चलिए एक क्वेश्चन फिर से करते हैं बच्चों। यहाँ पर कहता है, विच साइंटिस्ट डिजाइन ए स्पेशल फ्लास्क that allowed air in but kept in microbes out and once and for all disapproved a spontaneous generation। ये अभी हमने पढ़ा था, किनका नाम, लुईस पास्चर। क्या ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, आपको याद होगा, हाइड्रेटिक ग्रुप किया था ना, वो पी प्लांट को एक्सपेरिमेंट किए थे, तो हाइड्रेटिक ग्रुप करने के लिए बच्चों स्पर्म जाने जी नहीं, स्पर्म जाने के आगे एक्सपेरिमेंट आएंगे, निधम भी नहीं आते हैं, और यहाँ पर आते हैं लुईस पास्चर, है ना, इनकी नाम आती है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, टाइम लगा करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कौन आए यहाँ पे, यहाँ पर आए लुईस पास्चर, है ना। इनकी एक थ्योरी आती है जिसमें careful experiment करके demonstrate that life comes from pre-existing life, यहाँ से आती है। तो ये बायोजेनेसिस थ्योरी था। इन्होंने कहा कि जो पिछले से जीवन थी उस थ्योरी से ही यहाँ पर आया। तो अभी याद रखना, पैनस्पर्मिया किसी जगह स्पोर था, उस स्पोर ने क्या हुआ, जीवन को उत्पत्ति दिया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसमें कहा कि सारे के चीजों से जीवन आ गई। उसके बाद मेरे पास है क्या तुम्हारे, बायोजेनेसिस, जिसमें कहा गया कि जीवन पहले से थे, उसी से जीवन नए आके चले गया, है ना। अब ये बातें आ रही थी कि पहले जीवन कैसा है, पहले जीवन के बारे में अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं हो पाया है ना। तो आगे हमारे पास एक केमिकल इवोल्यूशन आता है बच्चों, जहां से हम ये अनुमान लगाते हैं कि मेरे पास जीवन कैसा होगा। एक जेबियस हंगदाने नाम का साइंटिस्ट है, और एक आपके पास है ओपेरिन, है ना, AI ओपेरिन। ये दोनों दादाजी मिल करके क्या करते हैं, ये दोनों दादाजी मिल करके कोशिश करते हैं कि ये बताया जाए कि जीवन की उत्पत्ति जो है वह
केमिकल सब्सटेंस से हुआ है, रासायनिक पदार्थों से हुआ है ना। अब ये देखो, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं देखो जीवन जो बना हुआ ना जी, ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब जो है, जो आज भी हमारे शरीर में उपस्थित है, सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, जितने भी सजीव हैं सभी के शरीरों में क्या होती है, ये सब उपस्थित होता है। समझे आप? तो जब सभी के शरीरों में ये सब उपस्थित होता है, तो इसके कारण से कहते हैं कि यहाँ पर जो जीवन है वो केमिकल से बना हुआ है, जीवन जो है रासायनिक पदार्थों से बनी हुई है। अब क्या इसका प्रूफ देंगे? ये तो जरूर देंगे। ये कह रहे कि देखो, जीवन बनाने वाले जो सबसे पहले केमिकल आता है वो आता है आरएनए, और ये आरएनए ही यहाँ पर एमिनो एसिड को जोड़ जोड़ के क्या करते रहती है, प्रोटीन बनाते रहती है। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर ये आरएनए है, एक एमिनो एसिड इधर जुड़ा, दूसरा एमिनो एसिड इधर जुड़ा, और जब एमिनो एसिड बहुत सारे जुड़ जाते हैं बच्चों, तो किसकी निर्माण होती है, प्रोटीन की निर्माण होती है। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं। और हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ ना, वो प्रोटीन का ही बना हुआ है। प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स। प्रोटीन जो होता है क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है, पूरे शरीर को बनाने वाला जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। अब यहाँ पर से जो प्रोटीन है वो आरएनए तैयार कर रहे हैं। जब प्रोटीन आरएनए तैयार कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या होंगे, इस प्रोटीन का यहाँ पर से ही निर्माण होगा। चलो, अब यहाँ पर से देखोगे कि जब केमिकल रिवॉल्यूशन की कहानियां आती है तो कहता है मेरे अर्थ पर ये सारे जो ज्वालामुखी है ये सारे फटते रहे हैं। टाइम टू टाइम, समय समय पर क्या आता रहा है, ज्वालामुखी आता रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि जब ज्वालामुखी जहाँ फटती है वहां का तापमान बहुत ही ज्यादा होती है। ये जो मोल्टेन पदार्थ होते हैं, ये जो पिघली वस्तुएं होती है, इस पिघली वस्तुओं में ही क्या होती है, एक हमारे पास कुछ, ये तो शुरुआत की बोल रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पर लगातार क्या होते जा रहे थे, वोल्केनो फटते चले जा रहे थे, जिसके कारण से मेरा अर्थ पर ऐसा वायुमंडल बना था जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं था। तो पहले जीवन ऐसे बना होंगे जिसके पास ऑक्सीजन नहीं यूज करने वाला चाहिए था। तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, अमोनिया CH4, ये सब यहाँ से क्या हुए, इससे रिलीज हुआ, इससे क्या हुआ, रिलीज हुआ, और वाटर वेपर काफी ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे। देखो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, एसन मेमर नाम का एक साइंटिस्ट आते हैं, वो तो घूम के चले गए, है ना, वो दो साइंटिस्ट जो थे वो घूम के चले गए। एसन मेमर साहब कहते हैं कि हमारे पास एक सेटअप वो तैयार करते हैं अपने यहाँ, है ना, वो क्या कहते हैं, सेटअप तैयार करते हैं। देखो वहां पर दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन थे, एक ओपेरिन और एक हेमदाने। नाम याद था कि केमिकल रिवॉल्यूशन किसने दिया था, ओपेरिन और हेमदाने ने दिया था। पेनिस्पर्मिया कौन दिए थे, ग्रीक थिंकर वो थे, ग्रीक वाले, उसमें किसी का नाम नहीं आता। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में कोई नाम नहीं आता, वो भी ग्रीक थिंकर ही सोच रहे थे ऐसा। टाइम टू टाइम सोचते हैं कि बहुत दिन तक वो मानते भी रहे उस चीजों को। फिर तुम्हारे पास क्या आते हैं कि बायोजेनेसिस थ्योरी आता है, वो कौन देते हैं, बायोजेनेसिस पाश्चर दे देते हैं। उसके बाद जेवियस हेमदाने और ओपेरिन साहब जो होते हैं ये कहते हैं कि देखो जीवन में हमारी बॉडी जो है पूरी केमिकल से बनी हुई है, और उसमें जीवन जो है वो केमिकल से आया होगा, और सबसे पहला मॉलिक्यूल से अगर कोई बना होगा तो आरएनए बना होगा। आरएनए के द्वारा जीवन आएंगे, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या हुआ होगा, यहाँ से बनना शुरू हुआ होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि अब इसी पर एक कहानी चलती है, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन, मेरे पास मेलर साहब करके, ऐसा मेलर साहब करके, वो कहते हैं कि देखो जी यहाँ पर क्या हो रही थी कि अर्थ जब शुरुआत में बना था तो पूरी गर्म थी, वोल्केनिक हो रहा था, जगह जगह पर ज्वालामुखी फट रही थी, ऐसी चीजें हो रही थी जिसके कारण से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। जब पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा रहा होगा तो वहां से क्या होंगे, कुछ जो तूफान आए होंगे वो किसका आया होगा, तुम्हारे पास वोल्केनिक स्टॉर्म्स आए होंगे, उसमें से कुछ अमोनिया गैसेस, मीथेन गैसेस, ये सारे गैसेस यहाँ पर रहे होंगे। अब ये गैसों को लेकर के एसन मेलर साहब जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। एसन मेलर साहब एक ऐसा ही सेटअप तैयार करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, और उसके अंदर क्या रखा जाता है, उसके अंदर रखा जाता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्या क्या रखते हैं उसके अंदर, देखो यहाँ पे, है ना, क्या क्या रखते हैं उसके अंदर, उस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हम जो रखते हैं, यहाँ पे इसमें देखोगे क्या क्या रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसेस, ये सब चीजों को डाल के वाटर वेपर्स के यहाँ से गर्म करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि वैसे केमिकल निर्माण हो जाती है जो जीवन की उत्पत्ति की होती है। तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर, है ना, और ये सारे गैसेस का जब वाटर वेपर से पास हो जाते हैं, और यहाँ पर बच्चों हाई वोल्टेज मैग्नेटिक करंट देते हैं, शॉक लगाते हैं करंट का,
हाँ ना, जैसे करंट का शॉक लगाते हैं तो उस शॉक के कारण से हाई टेम्परेचर, वो कोशिश करते हैं कि हम उस समय का अर्थ बना के रखें, वैसा वायुमंडल बना के रखें जिससे बहुत ज्यादा तापमान उत्पन्न हो जाए। और बहुत ज्यादा तापमान जब उत्पन्न होगा तो यहाँ पर वो जो बन करके तैयार हुआ, उस तैयार हुए केमिकल्स के अंदर, है ना, वो जो तैयार हुआ केमिकल्स है, उसको रोको, सॉरी, ये जो तैयार हुआ केमिकल है, उस केमिकल के यहाँ पर जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ केमिकल निर्माण होता है। वो केमिकल क्या रहता है, वो केमिकल जो होते हैं हमारे पास जीवन देने वाला केमिकल होता है, जो बॉडी के अंदर एमिनो एसिड, आरएनए, डीएनए ये सब बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं। ये समझेंगे ना, 1953 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके बताया कि यहाँ से क्या हुए, उत्पन्न हुए। अब है यहाँ से कहते हैं कि मेट्रोइड्स, यहाँ से कहते हैं कि ये क्या होता है कि हमारे पास क्या होते रहते हैं कि यहाँ से शुगर, पिगमेंट, नाइट्रोजन बेस्ड फैट ऐसा कुछ बनते रहता है। अब ये कहते हैं कि ये सारी चीजें कई लोगों का समझना था कि ये जो हमारे मेट्रोइड आते हैं, वो मेट्रोइड के द्वारा ही ये सब चीजें हमारी पृथ्वी पर पहुंची, जो कि गलत है ना। मेट्रोइड्स के द्वारा ये हमारे पास नहीं आए हैं, हमारे अर्थ पर ही क्रिएट हुआ है, हमारे पृथ्वी पर ही बना है। और ये सिमिलर कंपाउंड्स कहा गया, मेट्रोइड से भी हमारे पास होते हैं, देखने को मिलते हैं, एनालाइज किया जाता है। अब ये कहता है सिमिलर प्रोसेस अकर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स एज वेल। ऐसे ही प्रोसेस क्या होगा यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में भी होता रहा होगा, है ना। ऐसा ही चीज क्या होगा यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में भी होता रहा होगा। अब अगर अगर अलग अलग हिस्सों में होता रहा होगा तो वहां से ही क्या हुई होगी, पहले लाइफ के रूप में ये सारे कैप्टन के द्वारा बने होंगे। क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या किया उन्होंने रखे, और जब उसने वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करवाया तो उससे क्या तैयार हो गया, उससे तैयार हो गया बच्चों क्या चीज, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक बना दिया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिए। और इनऑर्गेनिक जब ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ बच्चों तो वहां पर से कुछ शुगर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीजों का निर्माण हुआ जिससे हमारे पास जीवन की उत्पत्ति हुई। यहाँ से कुछ सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया फॉर्म हुआ जिसे आर्की बैक्टीरिया कहा गया। फिर इससे चरकोमाई आए, ऐसे कई बैक्टीरिया हमारे पास लगभग 5 से 2000 मिलियन ईयर, एक मिलियन में 10 लाख वर्ष होते हैं, है ना। तो 2000 मिलियन ईयर पहले हमारे इस अर्थ पे क्या होंगे, ये सब बैक्टीरिया का प्रमाण मिलते हैं। ऐसा हम लोग प्रमाण के आधार पे कहते हैं, क्योंकि साइंस बिना प्रमाण का नहीं वो होता, है ना। साइंस ये सब चीजों को समझने के लिए क्या किया होगा, ये सब चीजों को समझने के लिए साइंस ने हमारे पास क्या होंगे कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड, रेडियो एक्टिविटी, और हमारे पास क्या होंगे लाइफ पीरियड निकाल कर किसी की बातें किया होगा। तो हमारे पास आज से लगभग 2000 मिलियन ईयर्स पहले बच्चों क्या थे, हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, एशेरिया कोमाई ऐसे जीवों की उत्पन्न हुआ था, जो यूनिसेलुलर थे, एक सेल का बना हुआ था। और इसकी उत्पत्ति जो है वो वाटर के अंदर हुआ था, पानी के अंदर हुआ था। तो सारे लाइफ का शुरुआत जो होता है वो पानी से ही होता है। और लाइफ फॉर्म्स ऑरिजिनेटेड, ये क्या होते हैं, एक सेल से पहले यहाँ पर होते हैं। अब देखोगे यहाँ से थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशंस में कहा जाता है कि फर्स्ट लाइफ का फॉर्म होता है जो यूनिसेलुलर होता है, और वो जो आता है नॉन लिविंग से आता है ना। अभी तो देखिए कि हमारे पास अमोनिया, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गए। ये सारे गैसेज जो आते हैं वो मेरे पास किससे आते हैं, नॉन लिविंग आते हैं। और वही नॉन लिविंग से पहले जीवन की उत्पन्न होती है ना। तो वाइडली एक्सेप्टेड, है ना, बहुत ज्यादा लोग इस बातों को फैल किए। जो पुरानी थ्योरियां थी वो धीरे धीरे खत्म हुई और नई थ्योरियां से क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है। बहुत ज्यादा लोग इस बातों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो एक टेस्ट है या क्वेश्चन है, आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए पहले, उसके बाद हम इसका आगे बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता कॉन्सेप्ट रिफर टू लाइफ अराइजिंग फ्रॉम नॉन लिविंग मॉडल। कौन बताया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, केमिकल इवोल्यूशन। अभी आपने पढ़ा है किसके बारे में, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। चलो, chemical evolution. Reason theory of chemical evolution states that the first life arose क्या होता है, through evolutionary forces and non-living molecules। मतलब धीरे धीरे हुआ, बहुत लंबा समय लिया, लेकिन ये क्या हुए, एक केमिकल के द्वारा हुआ है, ऐसा सोचते हैं।
चलो अब यहाँ से अभी तक जो जो हमने पढ़े वहां तक क्वेश्चन करेंगे कि आवर गैलेक्सी जे रेडियो गैलेक्सी या फिर मिल्की वे या इरविन। हमारे पास क्या था, मिल्की वे गैलेक्सी थी। विच वाज द एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन। उस समय तक बच्चों ऑक्सीजन नहीं मिला था इससे, है ना, यहाँ से ऑक्सीजन नहीं आया था। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ ईयर्स ओन इज इनवर्स। आज से इनवर्स कितने मिलियन है, तो हमने पढ़ा था कि कितना होता है 4.6 ईयर्स होते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट क्वेश्चन देखूंगा, उसके बाद देखिए। हो गया, अब इसके आंसर देखना। पहला अच्छा क्वेश्चन अभी, which of the following was Stanley Miller able to produce in his 1953 experiment। इन्होंने क्या क्या था, अमीनो एसिड्स बना कर दिए थे। the temperature at which Stanley Miller conducted his experiment was, कितना पे किया था, 10 डिग्री 200 800 डिग्री पे किया था, बहुत हाई टेम्परेचर पे किया था, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक से इतने टेम्परेचर प्रोड्यूस करे। तो इसे देख लीजिए। अब पहला क्या आंसर सी था, हाँ। तो क्वेश्चन क्या था, आपका पहला क्वेश्चन था कि क्या हुआ कि हमने मिलाने, पहला था आपके पास मिल्की वे, है ना, दूसरा में सी, दूसरा भी सी होगा बच्चों, और तीसरा आपके पास क्या हो जाएंगे, तो देखो पहला सी, दूसरा बी, तीसरा ए, चौथा बी, पांचवा सी। देख लिया आपने, है ना, क्या हो गया, सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी। पहला सी हो गया, दूसरा बी नहीं, सी ही होना चाहिए, ऑप्शन नहीं था उसमें का जी। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ ईयर्स हो, तो ये तो ठीक है। 4.6 बिलियन ईयर, यहाँ से क्या बने थे, अमीनो एसिड ही बने थे, और उसके बाद क्या हुआ था, सी बी ए बी सी। अब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एक्चुअली, अब लाइफ के रूप में कैसे एक इवोल्यूशन होती है ना, ये सब चीजों के बारे में मैं समझ। कहता देयर आर मेनी थ्योरी एंड स्पेकुलेशन अबाउट क्रिएशन ऑफ अर्थ एंड इट्स स्पीशीज। इस अर्थ पे कैसे कैसे लाइफ आए, है ना, उसके जीवन कैसे उत्पन्न हुए, उस जीवन के आधार पे हमें अलग अलग स्पीशीज कैसे आया, ये समझना। अर्थ इज क्रिएटेड बाय ओमनीपोटेंट गॉड। क्या ऐसे कुछ लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूरा ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा ने किया होगा, भगवान ने किया। क्या सच है, लगता है कि भगवान ने ऐसा बनाए होंगे, है ना। तो जो कुछ बातें हैं जो हमारी एनसीईआरटी कहती है, हम उस चीजों को समझते हैं, है ना। ये कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स और पृथ्वी भगवान ने बनाए हैं, और इस भगवान के द्वारा ही क्या है, हमारी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है। क्या ये कितनी बातें सही है, ये सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं। इसके लिए मुझे एक आता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति करने में एक भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये भगवान कौन है, ये किसी को नहीं पता है ना। कहता है एक धार्मिक थ्योरी आती है जिसमें 3 बातें आती हैं। ये सभी धर्मों में, सभी धर्मों की किताबें आप पढ़ लीजिए, है ना। आप किसी भी धर्म की किताबें पढ़ लीजिएगा, उस धर्म की किताबों में आपको ये 3 बातें बोली जाती है ना। क्या बोला जाता है, कहा जाता है कि देखो ये सबका क्रिएचर एज इट इज, जैसा है वैसा ही भगवान ने बनाया है ना। आज गरीबों से मिलते हैं तो गरीब कहते हैं भगवान की देन है, जो भगवान ने जैसा बनाया, गरीबों में जन्म दिया गरीब ही रहेंगे, है ना, अमीरों में जन्म दिया अमीर ही है। तो जैसा क्रिएशन है ना, ये क्रिएशन भगवान एज इट इज बना के भेजे। क्या लगता है भगवान के पास इतनी टाइम है, इतने टाइप का स्पीशीज, इतने टाइप का जंतु, इतनी पॉपुलेशन, सबको भगवान बनाए, संभव कैसे हो सकता है ना। ये कहते हैं एज इट इज, जैसा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। भगवान ने इस बच्चे को ऐसे ही बना के भेजा होगा, भगवान ने इस जानवर को ऐसे ही बना के भेजा होगा, ये शेर ऐसे ही बना के भेजेंगे, ये आदमी ऐसे ही बना के भेजा होगा। कोई डिफरेंसेस नहीं कर सकते हम, उसमें तो चेंजिंग ला ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीजों में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना। ऐसा लोग धार्मिक थ्योरियों में कहते हैं, है ना, कि हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते। अब यहाँ से कहते हैं all living organisms, species या type that we see today were created as such, है ना। हम जितने भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं आज के समय पर, जैसा देख रहे हैं, भगवान ने
वैसा ही उसे बना करके भेजा है। क्या लगता है, क्या लगता है सर, क्या तुम्हारे मदर फादर से तुम सिमिलर हो जाते हो, एग्जैक्ट हो जाते हो क्या? नहीं होते हो ना, विभिन्नताएं आती है, समय समय पे विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन एकदम ऐसा ही बना होगा जैसा ये दिख रहा है ना? इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अगर पेड़ पौधे जीव जंतु जैसे भी छोटे छोटे जीव हैं, जैसा दिख रहा है ऐसा ही होगा, इसमें कोई विभिन्नताएं नहीं होगी। ऐसा मानते हैं कौन? हमारे जो धार्मिक थ्योरियां मानने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि देखो मच्छी ने ऐसे तैर दिए तो ऐसा ही बनाएगा होगा, ये रैंस ऐसा है, फ्लावर इस कलर का, मेढक कैसा है, ये जितने भी जीव दिख रही है सब इसी टाइप से बना हुआ होगा। इसको सब इतनी डिजाइनिंग, इतनी वैरायटी, इतनी आर्किटेक्चर भगवान बैठ करके किए होंगे, है ना? भगवान क्या किए होंगे? इस सभी चीजों को आर्किटेक्ट किए होंगे। क्या लगता है ऐसा, ऐसा संभव है क्या? है ना? कहता डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम फ्यूचर आल्सो। कहा गया भाई ये ऐसा ही बना है और लंबे समय तक ऐसा ही रहने वाला है। अगर ये हंस का जो चोच है ये लंबा है तो ये जीवन सब दिन इस पृथ्वी पर अगर हंस मिलेगा तो लंबे चोच के साथ ही करेंगे। अगर इसका फ्लावर का कलर ये पिंक है तो ऐसा ही हमेशा होगा। अगर ये रेड कलर का है ऐसा ही होगा, हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं ला सकते या अपने आप से भी ये सब चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने इसको ऐसा ही बना के भेजे हैं तो ऐसा ही रहेगा और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो हमारी आंसर होगी नहीं, ये फ्यूचर में चेंज भी होते हैं। हमने एक रोज का पौधा देखा, गुलाब का फूल देखेंगे, पहले रेड होता था, अब कितने कलर गुलाब आते हैं, बताओ हमने चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? तो भगवान जो बना के भेजे थे क्या उसमें चेंजिंग आया कि नहीं आया? आ गया ना। और आज के समय पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सर आर्मी में भी वो टेक्निक आ गया। बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा कि आर्मी भी टेक्निक आया, आर्मी को भी जैसा चाहे वैसा बना सकते। हाँ, आँख की कलर क्या चाहिए, स्किन की कलर क्या चाहिए, हेयर का कलर क्या चाहिए, वो सब चीजें क्या होगा हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। तो सोचो हम उसमें चेंजिंग आर्टिफिशियल करवा सकते हैं। नेचुरल चेंजिंग तो हमने बहुत देखे कि अगर भाई भी एक है तो भाई क्या होता है अलग दिखता है, बहन अलग दिख रही है, घर में जितने मेंबर है सब अलग अलग दिख रहा है, कहाँ एक जैसा सब बन रहा है? क्या सबको भगवान ने बना दिया और सबको अलग अलग बना दिया? फ्यूचर ऐसा भी होगा क्या? जरूरी नहीं है ना? तीन बातें में से एक बात आपको समझना है जो हमारी धार्मिक किताबें बोलता है। दूसरी बात यहाँ पर बोलता है कि जो अर्थ है ये 4000 साल पुराने की है। अब भी हमने 4.6 बिलियन ईयर पढ़े हैं, उसके पहले क्या के 20 बिलियन ईयर्स की कहानी समझ गए कि यूनिवर्स का निर्माण 20 बिलियन ईयर्स पहले एक अनुमान है। और सिर्फ अनुमान साइंस ऐसा ही नहीं बोलता, साइंस उसे एक्सपेरिमेंट के आधार पर बोलता है। वो सोचता है, खोजता है, उसे रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, तब बोलता है। क्या आज से 4000 साल ही पुरानी अर्थ नहीं ना? तो हमारी धार्मिक किताबें ऐसी बोलती है। तो 4000 साल पुरानी ही नहीं है मेरे पास, हमारे पास पृथ्वी अरबों वर्ष पुरानी है ना? तो एक जो धार्मिक किताबों की मानता है कि 4000 वर्ष पहले ऐसी चल रही, ये आइडिया के जो आते हैं हमारे पास, है ना, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को ये इसे खत्म करने की कोशिश किया जाता है। और ये दो बातों में से मतलब तीन बातें हैं कि सबसे पहले सभी चीजों को भगवान ने बनाया, जैसा बनाया वैसे ही रह सकता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकता है, जैसा बना के भेजा वैसे ही रहेगा। तीसरी बात आई कि पृथ्वी 4000 साल पुरानी है। ये तीनों बातों को लेकर के ये जो डार्विन बाबा है ना, ये संतुष्ट नहीं होते हैं, ये संतुष्ट नहीं होते। डार्विन जो साहब है ये संतुष्ट नहीं होते हैं, और ये संतुष्ट नहीं होते और इन्होंने क्या कहते हैं कि सर वो कहते हैं कि आप एक ट्री बनाओ। कि अर्थ पे क्या आया? तो सबसे पहले छोटे छोटे माइक्रोबैक्टीरियम आए, उससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आया, आर्की बैक्टीरिया आ गया। आर्की बैक्टीरिया में कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, परफंग बैक्टीरिया होता है, हाँ साइनो बैक्टीरिया होते हैं। फिर उसमें से क्लोरोप्लास्ट आती है, माइटोकॉन्ड्रिया आती है, तो कुछ सेल जिससे बन जाते हैं। फिर उसमें रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, है ना, डाइटम, ईस्ट, सब एक दूसरे से बनते चले गए हैं ये। तो कहाँ एक जैसा है? जैसा भगवान ने बनाया तो वैसे कहाँ है? सब तो चेंजिंग होते चला जा रहा है ना। आप एक जैसे कैसे देख सकते हो? नहीं देख सकते। बना होगा
एक जैसे नहीं देखा जा सकता इसको क्या कह सकते हैं कि सर एक छोटे से जीव बने होंगे उस पृथ्वी पर, और उसी जीवों से धीरे 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 इवोल्यूशन होता गया, और आज ऐसे हम लोग बढ़ के क्या हुए, बड़े बड़े पौधे बन गए, बड़े बड़े क्या हो गए, वंश बन गए, कॉर्डेटा, नोटोकॉर्डेटा, जनाइमो, फंगस, ये सब धीरे धीरे ग्रो करके। ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होगा एक साथ सबको तैयार करना, है ना। इतने आर्किटेक्चर भगवान के पास आए कैसे, इतने इतने तरीके से सोचे कैसे। ये डार्विन कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, ये देखो यहाँ से ये क्या होता है, पहले छोटे छोटे जीव तैयार होते हैं, एक एक सेल का तैयार होता है, तो उसमें पहले प्रोकैरियोटिक बनता है, फिर यूकैरियोटिक बनता है, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें का क्रिएट होने लगता है। यूकैरियोटिक से फिर तुम्हारे पास यूनिसेलुलर बन जाते हैं, फिर उससे मल्टीसेलुलर बनता है, उससे टिश्यू आने लगते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन लेवल का जीव आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं। आपने जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ा होगा तो ये सब चीजें तो बताया गया है ना आपको, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये सब रिलेट तो किए गए हैं। इस तरीके से तो क्या हुआ है, इस अर्थ पर सभी चीजों का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, तो आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेस क्रिएशन द अर्थ वाज क्रिएटेड बाय नेचुरली कॉस्मिक एक्सप्लोजन बोथ एंड बी गॉड। क्या बनाया कि हमारे अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेस क्रिएशन के अनुसार से तो भगवान ही है कुछ, है ना। स्पेस क्रिएशन थ्योरी के अनुसार से क्या है, भगवान ही है, बट रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है ना। रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, तो समझना तो गॉड है। थ्योरी ऑफ स्पेस क्रिएशन टेल अस दैट अर्थ एंड लाइफ वाज क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड ने बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। अब है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस डार्विन बाबा की कहानी समझते हैं। ये बेचारे क्या होते हैं, दिसंबर 1831 में इनकी जन्म है, और यहाँ से ये 5 साल के एक लंबे यात्रा पे निकलते, मतलब यात्रा कहाँ निकलते ये 1831 में जन्म, 1831 में, दिसंबर 1831 में ये 5 साल के लिए एक समुद्र के अंदर, है ना, HMS बेगम नाम का शिप के द्वारा, एक नाव के द्वारा जिसका नाम था HMS बेगम, उसके द्वारा 5 साल की लंबी यात्रा पे निकलते हैं, है ना। तो ये यात्रा पर जब निकलते हैं तो इनके यहाँ से क्या होती है कि जीवों की उत्पत्ति बहुत टाइप का देखते हैं, है ना। और वहां से एक किताब ये लिखते हैं, जो वो किताब का नाम होता है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पृथ्वी पर स्पीसीज जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जीव उत्पन्न हुए, ये डार्विन की कहानियां समझाती है ना। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 1859 में, 1853 में जाते हैं, 1858 तक, है ना, ये 5 साल तक क्या करते रहते हैं, जगह जगह से साक्ष्य लेते हैं, प्रूफ लेते हैं कि देखो दुनिया को गलत करनी है, दुनिया मान रही है कि भगवान ने ही सब कुछ किया है, अब ये अकेला पर्सन पूरी दुनिया को गलत करने निकला है ना। ये भगवान के विरुद्ध चलना शुरू किया है, और ये क्या कहते हैं कि 5 साल तक लगातार समुद्र के अंदर ये यात्राएं करते हैं, जगह जगह जाते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स के पास जाते हैं, बहुत से कंट्रियों में जाते हैं, एक ही टाइप के जानवर अलग अलग तरीके का दिखता है ना। तो वो वहां से कहते हैं, जैसे एलिफेंट, वो साउथ अफ्रीकन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट, सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजिंग होती है। तो कहा भाई भगवान थोड़े से क्यों होंगे, भगवान थोड़े देख के क्यों कि देखो ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, ये वो कंट्री है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना। ये लोग अपने अनुसार से परिवर्तन किया होगा, क्यों किया होगा तो आगे बढ़ाएंगे कि नेचुरल सिलेक्शन इसकी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से नेचर है, प्रकृति अलग है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ठंडा है, कहीं पर बरसात ज्यादा हो रही है ना, कहीं पर सब कुछ बराबर से चल रहा है। तो सब जगह अलग अलग क्लाइमेट है, और अलग अलग क्लाइमेट से तो सभी जगह जीव अलग अलग बने होंगे। अगर एक ही जीव होगा तो उस क्लाइमेट के अनुसार से अपने आप को परिवर्तन कर लिया होगा। ऐसे कई कारण बन सकते हैं यहाँ पे, है ना, कई कारण यहाँ से बन सकते हैं। तो वहां से एक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज टर्म का एक किताब आती है, और इस किताबों के द्वारा क्या होते हैं कि जीवों की उत्पत्ति की कहानियां समझाई जाती है। और 1859 में किताब आई, तो देखो 53 में बेचारे निकले, कब निकला कर 31 में निकला, 31 में जन्म होता है इनका, है ना। इसके बाद एक जाते हैं घूमने के लिए 53-59, मतलब कितने साल में, 59 में, 1859 में किताबें आती है, और उसके अंदर बताते हैं कि जीवों की उत्पत्ति अलग अलग कारणों से हुआ। इसका एक प्रमाण है, आपके एनसीईआरटी में फिगर है, यो हिप्पस, जो घोड़ी की प्रजाति, जो आज घोड़ा देखते हैं, वो मॉडर्न हॉर्स जो देखते हैं, वो पहले ऐसा लगता था, है ना, यो हिप्पस। फिर एक आया फ्रॉन्गियो हिप्पस, जो पहले 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले, आज से लगभग 500
मार्क वर्ष पहले, 1 मिनट में 10 मार्क होता है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 50 मिनट में मतलब 500 मार्क वर्ष पहले घोड़े की कुछ ऐसी प्रजातियां दिखी। तो सर आपने देखा था क्या, क्या डार्विन ने देखा था, क्या उतना पुराने थे डार्विन? जी नहीं। हमारे पास खुदाई जब होती है तो वहां से कुछ फॉसिल्स निकलते हैं, जीवाश्म निकलते हैं, उस जीवाश्मों के आधार पर बनाई जाती है ना। ओमिगो हिप्पस 25 मिलियन पहले से दिख रहे थे, मेसी हिप्पस ऐसे 8 मिलियन से पहले दिख रहे थे, पाइमो हिप्पस, एक मायो हिप्पस जिसका अर्थ था 4 मिलियन पहले दिख रहे थे, और आज के घोड़े ऐसे दिख रहे हैं। तो बताओ, घोड़ों में एक क्रमिक विकास देखने को मिला है ना। घोड़ों में क्या देखने को मिला, एक क्रमिक विकास देखने को मिला है। तो जब घोड़ों में एक क्रमिक विकास देखने को मिला बच्चों, तो ऐसे तो सभी जीवों में देखने को मिला होंगे। क्या ऐसे ही थ्रू क्रिएट करके आगे होगा? भगवान इतने क्या थे, बैठे हुए थे क्या आराम से? भगवान के पास कोई काम नहीं बचे थे ऐसा, है ना। अब ये देखो, ये मेरे डायनासोर्स थे, है कि नहीं है? ये सेवरल लाइफ फॉर्म गॉट एक्सटिंक्टेड। अब भगवान ने अगर एक बार बना कर रखा और उन्होंने कहा कि फ्यूचर तक ऐसा ही रहेगा, तो फिर ये सब खत्म कैसे हो गया, है ना? डायनासोर खत्म कैसे हो गया? खत्म नहीं होना चाहिए था। भगवान ने कहा था भाई जब हम बना दिए हैं तो बना रहेगा, पृथ्वी पर चलता रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से क्या हो गया, कुछ खत्म हो गया। ये जो देखते हो, ये भी जो एलिफेंट की वैरायटी जिसको मैमथ कहा जाता है, और मैमथ भी खत्म हो गया पर से। तो ऐसे कई जीवन है जो पृथ्वी पर टाइम टू टाइम क्या होता रहा है, खत्म होता रहा है ना। जीवन यहाँ से नहीं रहे। तो यहाँ से क्या चीज आता है, एक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को समझ में आता है, नेचुरल सिलेक्शन। क्या हुआ, क्या ऐसा कारण आया जिसके कारण से वो जीव खत्म हो गया अर्थ पर से? क्या ऐसा कारण आया कि एक छोटी सी प्रजाति अलग अलग तरीकों से कन्वर्ट हो गया? आप यहाँ से एक अच्छे एग्जाम्पल समझ सकते हो। यहाँ से नेचुरल सिलेक्शन की बात है। ये एक हिरन है, पहले पौधे की हाइट छोटी छोटी होती थी, सॉरी जिराफ है ना। ये पौधे की हाइट छोटी छोटी होती थी, जिराफ आराम से खा लेता था इसको, क्योंकि उसकी हाइट के बराबर होता था। पौधे ये सब नीचे वाला पार्ट्स को क्या कर जाता था, खा जाता था। जो छोटे जानवर होते थे नीचे वाला खा जाते थे। तो क्या हुआ, एक समय पे यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजिंग आती है, और क्लाइमेटिक चेंजिंग के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर जो फूड है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन क्या आता है, एक अच्छे क्लाइमेट, ये सब जब एक पौधे खा जाता है तो इसको ऊपर वाला पौधा खाना था। तो इसने गर्दन उठाया, है ना, गर्दन उठाया तो धीरे धीरे इसके गर्दन बड़े होने लगे। ऐसा नहीं कि एक साल में हुआ होगा, बहुत लंबे समय में हुआ होगा। तो जो डार्विन साहब है वो कहते हैं देखो, जो नेचर के अनुसार से, प्रकृति के अनुसार से सही से रहेगा, उसके अनुसार से फिट बैठेगा, वही इस पृथ्वी पर रह सकता है, वही यहाँ पर पर्यावरण में रह सकता है, जिसमें क्या होगा कि थोड़ा सा भी चेंजिंग आएगा, है ना। और अगर उसे एनवायरमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो जीवन जीना मुश्किल है। एक बात तो समझो बच्चों, कि जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से हम लोग इस नेचर की एग्जामिनेशन देते रहते हैं। तुम जो एग्जाम स्कूल के दे रहे हो, बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, नीट जेई के एग्जाम दे रहे हो, बहुत छोटी एग्जाम है, क्योंकि तुम्हारे लाइफ का हर दिन एग्जाम है। तुम अपने लाइफ में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हो तो वहां से जीवन जा सकती है। अगर हम पर्यावरण के अनुसार से अपने आप को परिवर्तित ना करें तो हमारी क्या हो सकती है, हमारी जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। तो बदलते क्लाइमेट के अनुसार से अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है। इसमें हमारी क्लाइमेट, हमारे बदलते पर्यावरण, फूड, हमारा खाना, और हमारा फिजिकल फैक्टर जो हमें बेटर सर्वाइव करने के लिए फिटेस्ट करता। अगर हम उसके अनुसार से वहां पर सर्वाइव कर लेते हैं तब तो हम यहाँ अर्थ पर रहेंगे, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, मेरे जीवन इस अर्थ पर से खत्म हो सकता है ना। तो ये सब चीजें एक नेचुरल सिलेक्शन का कंडीशन बनता है। इवोल्यूशन ऑफ जिराफ स्नेक, जिराफ का जो गर्दन है उस गर्दन का यहाँ से इवोल्यूशन देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर कहता है देखो, पहले कहता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन, और दूसरी बात यहाँ से है कि आप क्या होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव फिट होना चाहिए। ये रिप्रोडक्टिव फिट क्या होता है, अगर सोचो, अगर एक बच्चा जन्म लिया, वो बच्चे को जो बॉडी है यहाँ के फिजिकल फैक्टर को सह नहीं पा रहा, इतनी गर्मी नहीं सह पा रहा, इतने ठंड नहीं, अगर ठंड बहुत ज्यादा वो नहीं सह पा रहे, मॉइस्चर नहीं सह पा रहे, यहाँ का खाना उसको एडजस्ट नहीं हो पा रहा, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप खुद ही सोचिए, आप अगर कहीं जाते हो घूमने के लिए, अब वहां की ठंड है, तो उधर साथ साथ सर्दी खांसी ये सब हो गया है, तो जैसी क्लाइमेट चेंज होती है, आपके घर पे ही क्या होता है, एक दिन बारिश हो जाए, बारिश में आप भीग जाओ, उसके बाद बीमारियां आ जाती है। तो सोचो आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है तो आपके बॉडी में भी चेंजिंग देखने को मिल रहा है। अब अगर वो बॉडी में चेंजिंग देखने को मिल रहा है तो वहां से क्या हो सकते हैं, हमें उसके अनुसार से अपने आप को फिट रखना होगा कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें उसके अनुसार से हम स्वेटर, जैकेट, ये सब बात से बचने को उपाय, ये सारे कुछ कर लेते हैं, जिससे हमें क्या हो जाता है, हम यहाँ पर फिट हो पाते हैं। ऐसे देखो बेचारे जिराफ है, ये जिराफ
पहले ऐसा था और इस जिराफ का नेक क्या हो गया, लंबा हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि पहले इतने छोटे छोटे हाइट का प्लांट होता था, पौधे होते थे, इसको इन्होंने खा लिया। अब नीचे बचा नहीं तो इसने अपना क्या किया, गर्दन ऊपर रखना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना गर्दन ऊपर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसकी गर्दन की लंबाई क्या होती चल गई, बढ़ती चल गई। और धीरे धीरे एक जिराफ क्या हो गया, एक बड़े क्या हो गया, नेक वाला जानवर हो गया, लंबे नेक वाला जानवर हो गया। इंटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब एक हमारे पास देखो दो कैरेक्टर था। एक कैरेक्टर जो था वो मेरे पास इनहेरिटेड कैरेक्टर था, जो मेरे पास क्या था कि मदर फादर से मिलते थे। एक वैसी कैरेक्टर जो हमारा बॉडी अपनी मेहनत से तैयार किया है ना, अपनी मेहनत से तैयार किया कि तुम क्या सोच रहे हो, जितना तुम पढ़े हो इसमें किसी दूसरे ने मेहनत नहीं किया। तुम जितना मेहनत किए हो ना, तुम जो उतना मेहनत किए हो उतना ही दिमाग है तेरे पास, तो तुम अपनी मेहनत से अपने दिमाग को तैयार कर रहे हो। अपनी मेहनत से तुम 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो। तो ये जो तुम्हारे पास कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। कोई आदमी अपने बॉडी को अलग तरीके से तैयार करता है, अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम यहाँ पे एक पढ़ा रहे हैं तो हम अपने ब्रेन को उस अनुसार से बना के रखे हैं कि हमें क्या होगा कि एक एजुकेशन देना होगा, उस अनुसार से तैयार किए। अब किन्हीं की बॉडी किसी अनुसार से, अब कोई मजदूर है तो बेचारे का फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, हमारी बॉडी उस तरीके से काम नहीं कर सकती। तो सभी जीवों में क्या होते हैं कि अपने अनुसार से जो कैरेक्टर डेवलप करते हैं उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक ऐसी कैरेक्टर जो हमें क्या हुआ था, मदर फादर से मिला था, है ना, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है और एक क्या होता है, इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है। तो ये अब कहा जा रहा है कि इसके पास क्या था कि सर इसका तो अपने गर्दन लंबा किया तो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, लेकिन ये एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या हो गया, इनहेरिटेड हो गया। अब यही कैरेक्टर क्या हो गया, वंशागत हो गया, ये वंश वंश चलने लग गया। इसमें अब जो जिराफ होते हैं उसके जो नेक होता है, उसके जो गर्दन होती है वो लंबी लंबी होती है। तो उन्होंने धीरे 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 करके ग्रो किया और फिर वो इनहेरिटेड हो गया। इनहेरिटेड हो गया तो यहाँ से इस तरह से देखने को मिला। अब नेचर को ये सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर इनहेरिटेड नहीं होता तो लंबे लंबे पौधे होते, पहले पौधा छोटा हो रहा था तो खा रहे थे, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ पौधे की लंबाई बढ़ गई, पौधे की लंबाई बढ़ गई तो इसको गर्दन लंबा करना पड़ गया। तो उस तरीके से क्या हुआ होगा, यहाँ से डेवलपमेंट हुए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ये अल्फ्रेड वेनेस है ना, आप देख सकते हो डार्विन से ज्यादा मेहनत किए थे अल्फ्रेड वेनेस, लेकिन कहो कि कुछ नक भी करवाता है ना, और ये करवाया ये चार डार्विन के साथ में, है ना। इसलिए अल्फ्रेड वेनेस सेम वर्क करते हैं किनके जैसा, डार्विन की तरह, मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन एज डार्विन, और ये डार्विन से पहले कर रहे थे। बट इनका कैसे होता है ना, पॉलिटिकल चीजें थी। हम उस समय के जो लोग थे डार्विन के फेवर में थे, बैलेंस के फेवर में नहीं थे। इस कारण से डार्विन की बातें सब तक पहुंचती है। अल्फ्रेड बैलेंस वही चीजें बताते हैं, और वो एक मलाय आज की ये छोटे छोटे आइलैंड है, इस आइलैंड के आसपास से घूमते हैं और इस आइलैंड के पास में छोटे छोटे जीवों का वेरिएशन देखते हैं। सब चीज अलग अलग देखते हैं क्योंकि यहाँ का नेचर कुछ अलग दिखता है, उस नेचर के अनुसार से वो जीवे अलग अलग टाइप से दिख रहे हैं। तो ये सेम काम जो डार्विन किए हुए हैं वही अल्फ्रेड बैलेंस के हैं, और बेहतर तरीके से अल्फ्रेड बैलेंस नहीं किया है, बट नाम किसका आता है, डार्विन का आता है ना। लाइफ फॉर्म्स के बारे में बताते हैं, लाइफ की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, सिमिलरिटी कैसे शेयर किया उसके बारे में बताते हैं, है ना। शेयर कॉमन एंसेस्टर है कि कोई अगर हमारे पास जो पूर्वज हमारे हैं उसी पूर्वज का कैरेक्टर हमारे पास आता जा रहा है। तो ये सब कुछ क्या करते हैं, ये बताते हैं कौन, अल्फ्रेड बैलेंस साहब। तो अल्फ्रेड बैलेंस साहब जो है वो क्या कहते हैं, सेम चीजें बताते हैं, मतलब डार्विन की तरह ही थे बट इनका नाम नहीं आ रहा उतना। लाइफ फॉर्म शेयर कॉमन क्वेश्चन देखने, एंड सिमिलर कैरेक्टर वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, केमिकल इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन या ऑरिजिन ऑफ लाइफ। किसके आधार पर बनाया गया बच्चों, हमने यहाँ पर देखा नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर। तो आप यहाँ से देखें क्वेश्चन को, है ना, किसके आधार पर बनाया गया, नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर बनाया गया। समझ आ गया। अच्छा, कहता नेचुरल सिलेक्शन reason Darwin's theory of natural selection was based on the characteristic similar to ancestor and selected naturally। ठीक है, चल आगे बच्चों रिकॉम टेस्ट है, आपने अभी तक जो पढ़ा है आप दीजिए, आप इसको क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, और आप इसके अनुसार से आप यहाँ पर से देख सकते हैं और खुद से सॉल्व कीजिए इसको। अभी हमने पढ़ाया ये सारी बातें, है ना। आप यहाँ पे देखिए, हो गया क्वेश्चन साथ में लिखते जाए तो और बेहतर होगा।
क्वेश्चन साथ में लिखते जाओ तो और बेहतर होगा, बट इतने टाइम नहीं आपस में शॉर्ट मिल सकते हैं, है ना। अब यहाँ से देखेंगे, ये 2 क्वेश्चन, तो 3 2 5 क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको खुद बनाओगे, आंसर हम हटा देते हैं, है ना। आप यहाँ से क्या करोगे, इसको खुद बनाओगे यहाँ से। अब बात आई कि सर इतनी कहानियां जो आपने सुनाया, क्या इसका कोई प्रूफ है आपके पास, है ना। इतनी जो कहानियां हमारी एनसीईआरटी आगे दिया है, तो कुछ तो सोच समझ के दिया ही होगा। अब इससे प्रूफ मांगोगे तो देंगे, प्रूफ भी देंगे, है ना। प्रूफ भी देंगे यहाँ से, और यहाँ से मुझे आएगा एविडेंस ऑफ इमोशंस। क्या प्रूफ है ऐसे, इतनी जो कहानियां सुनाई गई है ना, इसकी कोई प्रूफ है क्या मेरे पास। तो यस सर, एविडेंस के साथ हम आए, हर प्रूफ के साथ आए, और प्रूफ के साथ आए बच्चों, तो यहाँ से हम आपको एक एक प्रूफ के बारे में समझाएंगे कि जीवन कैसे चलता। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गैदर मोर एविडेंटेड बाय, है ना। सबसे पहले आप ये देखो, ये मेरे पास फॉसिल्स है, जीवाश्म है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, हम जीवाश्मों के द्वारा समझेंगे। जो जीवाश्म क्या होते हैं, जब खुदाई होती है तो खुदाई के द्वारा उसके अंदर से निकलने वाले जो कुछ बोन प्रिंट मिलता है, मुझे किसी का बोन मिल गया, किसी का जो हार्ड पार्ट था वो कहीं पर वो छपा, जैसे तो मच्छर मारते हो तो मच्छर छप जाता है स्किन के ऊपर, ऐसे किसी पत्थरों पर जाकर छप गए, तो वो सब चीजें मुझे वहां से मिलते हैं, है ना। ऐसे मेरे क्या होते हैं, कुछ कंपेयर किया जाता है कि जैसे आदमी का हाथ हो गया, हाथ का जो हड्डी हो गया वो, यहाँ घोड़े का जो है पैर का हड्डी हो गया वो, ये व्हेल का जो फिन्स है, ये सब का हड्डी देखो आपसे होगा, कुछ सिमिलरिटी मिल रहा है, तो कुछ कंपेयर कंपेयर कर करके भी हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस को जुटा सकते हैं, और है ना, ऐसा कर सकते हैं। फॉसिल्स, पहला मेरे पास एविडेंस जो आया बच्चों, वो क्या आया है, फॉसिल्स आया है। चलिए, ये फॉसिल्स में मेरे पास क्या चलता है कि सर फॉसिल जो वर्ड है वो फॉसिल्स है, जो लैटिन वर्ड है जिसे कहता है हैबिट डेवलप। ये कहाँ से निकाला गया, खुदाइयों से निकाला गया। जब हम किसी चीजों का खुदाई करते हैं तब ये मेरे पास आते हैं। अब ये खुदाई किए, हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिला, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर मिला, ये लग रहा है ऐसा जैसे कि बीच से हमारा जो बैकबोन होता है, ये बैकबोन वाली हड्डी है, और इसके बगल से बहुत से हड्डियां जुड़ी हुई है। ऐसे ऐसे दिख रहा है। एक मछली की, ये क्या है, फिश है, एक मछली है जिसमें ये बोन्स दिख रहे हैं, उसके आसपास ऐसे बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो यहाँ से क्या होगा कि हमें एक मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से बहुत से प्रिंट मिल रहे हैं जो पत्थरों पे, ये सब चीजों पर मुझे मिलती है ना। तथा प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल अदर ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म अर्थ के नीचे दब गए, मिट्टियों में दब गए, है ना, उसकी कुछ चीजें जो डिकम्पोज हो गई, सॉफ्ट चीजें डिकम्पोज हो गई, जो हार्ड पार्ट था वो हार्ड पार्ट रह गया, या किसी पत्थरों पे क्या हो गया, छप गए। जो आगे हम पढ़ेंगे कि मेरे पास सेडिमेंटेशन रॉक होगा, उस रॉक के बीच में दबे रहे, जब वो रॉक टूटा तो तोड़ा गया, तो उसके अंदर से कुछ इसके प्रिंट मिल गए, है ना। उस आधार पर भी हम यहाँ से क्या कर पाएंगे, ये चीजों बता पाएंगे। तो कहता प्रिजर्व रिमेन, जो बचे रह गए, है ना, वो चीजें हमारे आज काम आता है इस चीजों को पढ़ने के लिए। फॉसिल्स का स्टडी को हम प्लांटोलॉजी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, प्लांटोलॉजी। ये मेरा सेडिमेंटेशन रॉक है। सेडिमेंटेशन रॉक क्या होता है, कैसे बनते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए ओशियन, रिवर, ये सब आ रहे अपने साथ बहुत सी चीजों को बहाते लेकर आ रही है, वो धीरे 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 एक जगह पे डिपोजिट होगा, जमा होता जाएगा, और जमा होते होते वो एक कार्य करेगा, हाई प्रेशर हाई प्रेशर के कारण से वो आपस में कोजनेस आएगी, चिपक जाएंगे, और एक स्टोन का निर्माण करेगा, एक रॉक का निर्माण करेगा, जिसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंटेशन पढ़ा होगा। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कुछ भारी कण होता है, वो धीरे 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 नीचे बैठ जाता है ना। अब धीरे 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 नीचे बैठ गया, तो नीचे बैठ गया तो क्या हो गया कि बहुत लंबे समय के बाद वो क्या करने लगा, बहुत लंबे समय के बाद वो एक रॉक का रूप लेने लगा, पहाड़ पत्थरों का रूप लेने लगा। ऐसे पत्थरों में से अगर मानो एक बन रहा था, उसी में से कुछ जीव भरे, उसी पर बैठ गया, ऊपर से फिर मिट्टी उट्टी मतलब वहां पर सैंड लग गया, तो नीचे अंदर में दब गया, और जब दब गया हाई प्रेशर के कारण से, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण से वो डिकम्पोज नहीं कर पाया, और डिकम्पोज नहीं कर पाया तो उस रॉक के अंदर मिल गया। तो जब हम इससे क्या करते हैं, उस रॉक को तोड़ते हैं, उस रॉक से देखते हैं कि उसके अंदर कुछ जीवे मिलते रहती है ना। ये देखो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का कई लेयर्स होते हैं। अब ये लेयर धीरे धीरे नीचे बैठेगा, हायर प्रेशर के कारण से धीरे धीरे एक किसका रूप लेगा, एक रॉक का रूप लेने लगा, एक पहाड़ पत्थर का रूप लेने लगा। उसी के समय अब मान लीजिए एक लेयर बना, दूसरे लेयर पे कोई क्या हो गया, जीव मर गए,
वो आगे, फिर उसके ऊपर और लेयर बाय लेयर तैयार होता है। तो उस पत्थरों के बीच में क्या हो गया है, ये सब चीजें देखने को मिल जाती है ये फॉसिल्स के अंदर। इसे सेडिमेंट्री लेयर्स भी कहते हैं, हाँ ना, ये सब चीजें आ जाते हैं। अभी सेडिमेंट्री का जो डिफरेंट लेयर्स है उसी के अंदर मुझे क्या होते हैं, फॉसिल्स नजर आते हैं, जो जीवों की बची हुई चीजें होती है वो नजर आती है। और इससे हम जियोलॉजिकल पीरियड बता सकते हैं कि सर इस रॉक का, हम किसी भी रॉक का लाइफ पीरियड बता सकते हैं, लाइफ टाइम बता सकते हैं। उसमें जो कार्बन होती है उस कार्बन को मेजर करके रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा हम उस फॉसिल्स का एज बता सकते हैं, जिससे बता सकते हैं कि इस अर्थ की पूरी हिस्ट्री में अलग अलग समय पे हमारे पास कौन कौन से क्या हुए, जीवों की उत्पत्ति हुई है और वो जीव किस तरीके थे, है ना। तो वहां से एक लाइफ फॉर्म्स को समझाया जा सकता है। डाई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल्स में, अब ये कोई जीव थे, वो जीव क्या हो गए, मर गए और वो सेडिमेंटेशन में उसके अंदर दब गए, तब जाकर के यहाँ से फॉसिल्स आती है। अब ये कुछ फॉसिल्स है, ये दिख रहा है आपको मछली की तरह, फिश की तरह। तो एक फिश का यहाँ समझ में आएगा कि फिश अगर इस रॉक का एज पता करे तो हमें पता चला है कि इतने पुराने पहले भी क्या था, एक रॉक था। मतलब इसके जो स्ट्रक्चर है, इस मछली के स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने में मिल रहा है। ये जो आप आज का भालू देख रहे हो, इस भालू का कुछ ऐसा ही देखो, ये लंबा सा चोट माउथ का वहां पार्ट हो गया, ये थोड़ा सा ये वाला एरिया बड़ा हो गया, ये जो बोन्स ऐसे जा रहे हैं वैसा ही कुछ बोन्स के अरेंजमेंट इसके अंदर दिख रहा है। तो ये जो तुम्हारा आपके पास क्या है, एक बोन्स मिले हैं, वो आज के किसके जैसा मिल रहा है, भालू के जैसा मिल रहा है। ये मछली का जो प्रिंट मिला है वो इसके तरह दिख रहा है। तो इससे हम पता कर सकते हैं ना कि ये जीवित कितने पुरानी रही होगी, है ना, इस तरीके से रही होगी, बट टाइम में चेंज आया होगा। ऐसे ही बहुत से प्रिंट मिलते हैं, बहुत से बोन्स मिल जाते हैं जो उसके अंदर ये देखने को मिल जाती है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपके पास, ये धीरे धीरे ये ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, है ना। इस ऑर्गेनिज्म आप पृथ्वी पर नहीं मिलता है, लेकिन इसके बोन्स ये सब चीजें मुझे आज मिलते हैं। इस चीजों से हम अनुमान लगाते हैं कि हमारे अर्थ पर ये सब बहुत पहले रहा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म रहा होगा, और वो धीरे धीरे हमारे अर्थ पर से क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। चलो अब आगे की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, अभी बताए थे क्या कहा जाता है, मेंटोलॉजी कहा जाता है। चलो आगे। हमने क्या देखा, मेंटोलॉजी के बारे में। अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर और एक देखते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, ये आपके पास अलग अलग जानवर दिख रहे हैं, ये मैमल्स है, ये आपके पास व्हेल हो गया, हाँ ना, मैमल्स में ह्यूमन मैमल्स में आता है, ये आपके पास कैट है, मैमल्स में आते हैं, और ये आपके पास बैग चमगादड़ है। ये सबका जो फोरलिंग है, ये जो दो हाथ होता है इसको फोरलिंग कहते हैं, और नीचे वाला को हिंडलिंग कहते हैं। इसका फोरलिंग का ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला ऐसे छोटे छोटे बोन मिल करके इसमें बना हुआ, ऐसे छोटे छोटे बोन यहाँ पे मिल रहे, फिर उससे बड़ा बड़ा बोन क्या है, एक हुआ जमा हुआ, ये जमा हुआ, फिर देखो यहाँ पर दो बोन्स आए, ये दो बोन्स आए, फिर उसके आगे एक बोन जुड़ा, फिर एक बोन जुड़ा। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर मिल रहे हैं, है ना। अब इसमें देखो पहले छोटे छोटे बोन आए, नाखून आया, उसके बाद छोटे छोटे क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे बोन से उसके बाद छोटे छोटे यहाँ पर बोन्स आया, फिर यहाँ पर दो बोन आया, एक यहाँ पर आ गया। वैसे इसमें भी देखो तो सबकी बोन की स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। सबकी बोन के स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। जब सबके बोन के स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम दिख रहा है तो ये स्ट्रक्चर में सिमिलर हो गया, है ना। और स्ट्रक्चर में सिमिलर मैन का, व्हेल का, कैट का, बैग का, है ना, ये सबका स्ट्रक्चर क्या दिखा तुम्हें, सेम दिखा। बोन का जो अरेंजमेंट है वो दिखा, छोटा बड़ा वो अलग बात है, बट देखो पहले छोटे 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 आए, फिर टार्सस मेटाटार्सस ऐसा आता है, ह्यूमरस याना, ये अलग अलग बोन्स आते हैं। वैसे देखो इसमें छोटे छोटे बोन्स आए, फिर यहाँ पर छोटे छोटे बोन आए, फिर यहाँ पर दो बोन आए, जैसे इसमें दो बोन है, ऐसे इसमें दो बोन आए, यहाँ पर एक बोन यहाँ भी आ गया, ऐसे इसमें भी छोटे छोटे आ गए, फिर दो बोन आ गए, फिर एक बोन आ गया। ऐसे ही क्या होता जा रहा है, ये सब में अरेंजमेंट होते जा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्या कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर देखना, ह्यूमरस है, अंगना है, यहाँ पर रेडियस हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, कार्पन्स हो जाते हैं, और ये क्या आता है, मेटा कार्पन्स आ जाता है, और उसके बाद आपको हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है इस बोन के अंदर, वो सब में देखने को मिलता है, मतलब सब अलग अलग है। मैन,
व्हेल, कैट, बैट, ये सब अलग है। कोई उड़ने वाला है, कोई चलने वाला है, कोई अपने हाथ का यूज किसी और कामों के लिए कर रहा है, तो व्हेल जो है वो तैरने के लिए कर रहा है। सबके काम अलग है, बट सबका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो स्ट्रक्चर सेम है बट काम डिफरेंट है। तो अगर ये समझ में आता है कि ये लोग क्यों ऐसा किए, है ना, स्ट्रक्चर में तो सिमिलर थे बट ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों गए, क्योंकि सबकी नीड अलग थी, जरूरत अलग थी, सबको क्लाइमेट समझ चाहिए थे। तो सबके क्लाइमेट अलग चाहिए था, सबके अंदर क्या चाहिए था, सबको फूड की आवश्यकता अलग अलग टाइप का था। तो सब डिफरेंट क्लाइमेट में रहेंगे, डिफरेंट फूड्स रहेंगे, तो ये सब चीजें क्या होगी, हमारे बट स्ट्रक्चर सिमिलर है। इससे पता चलता है ये सब का एंसेस्टर एक थे, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चला गया। जैसे होता है ना कि एक फादर मदर फादर है, उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अब साथ में तो नहीं रहेंगे, चारों बच्चों को अलग अलग काम करने के लिए, कोई जॉब कहीं और लग गया, कहीं और लग गया, तो सब अलग अलग चले जाएंगे। तो एंसेस्टर तो एक ही है ना उनको, लेकिन वो अपने नीड के अनुसार से फैल जाएंगे। तो वैसे ही इनका पास है कि सर जो स्ट्रक्चर दिख रही है सबका एक जैसा है। अब ये पानी में रहने वाला जीव है, ये अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वहां चला गया, है ना। कैरेक्टर जो है वो उसका पैर इस तरीके से बने हुए हैं। तो अलग अलग क्या होंगे, स्ट्रक्चर तो सेम है बट सबका काम अलग अलग है। ऐसे ही इवोल्यूशन को एक जगह से निकला हो, प्रूफ मिल रही है, इसका एविडेंस है ये, है ना, एविडेंस है ये कि क्या हो रहा है कि सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है। इसका मतलब सब ऑरिजिन एक ही जगह से हुआ होगा, एक ही एंसेस्टर से हुआ होगा, लेकिन अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हो गए होंगे, चले गए होंगे। तो एक जगह से निकले और फैल जाए तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। क्या कहते हैं उसे, डाइवर्जेंट। एक जगह से निकलना और वहां से फैल जाए तो उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर के बेस पर हम अगर देखें यहाँ से, तो यहाँ से क्या आता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आता है। एक एंसेस्टर इसका है ना, इसका क्या हुआ, एक एंसेस्टर आएगा और उस एंसेस्टर के कारण से अलग 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 एरिया में फैल जाएगा। तो ये कहा जाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहा जाएगा, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ रहा है। चलो देखो यहाँ से क्या हो जाता है कि यहाँ मैं ये सब का दिखने को मिला, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर सेम थे, बट यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन है, काम सबका अलग अलग है, क्योंकि तुम अपने हाथों का काम किसी और काम के लिए कर रहे हो, पैर चलने के लिए कर रहा है, व्हेल जो है तैरने के लिए कर रहा है, बैट उड़ने के लिए कर रहा है। तो सबके स्ट्रक्चर भले सिमिलर मिल गए हो बट सबके काम तो अलग है ना, और जब काम अलग है तो वो कहा जाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या है, दो पॉइंट दिख रहा है आपके पास, है ना। एक है बॉगन बैविया का और एक ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, एक है कुकुरबिटा का। हाँ, ये दोनों का टेंडिन, टेंडिन देखो स्टेम का मॉडिफिकेशन, यहाँ स्टेम दिख रहा है, ये स्टेम से आया इस तरीके से, और यहाँ से स्टेम से आया कांटा की तरह बन गया। तो थॉर्न ऑफ बॉगन बैविया ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। टेंडिन और कुकुरबिटा, कुकुरबिटा कहा जाता है क्रीपर को, है ना। अब ये देखो जितनी भी लत्ती वाला पौधा होता है सबको कुकुरबिटा कहते हैं। अब इसके जो टेंडिन बनते हैं ये भी स्टेम से बन के क्या रहा, तो यहाँ भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, यहाँ भी स्टेम का मॉडिफिकेशन, लेकिन दोनों का दो काम है। थॉर्न कांटा, कांटा क्या कर रहा है, कांटा डिफेंस कर रहा है, बचा रहा है किसी से, और कांटा क्या कर रहा है, पानी को ज्यादा ऑफ होने से बचा रहा है। जबकि ये टेंड्रियन क्या कर रहा है, किसी चीज को होल्ड करके पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ काम अलग हो गया ना, काम अलग हो गया, सेम मतलब स्ट्रक्चर एक ही जैसा था, काम अलग हो गया। तो ये होमोमोगस को ही रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोमोगस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ से समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से देखो पेंगुइन, है ना, यहाँ से देखो डॉल्फिन, ये दोनों की फेस देखना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, है ना, बट दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही है। एक फ्लिपर्स जो है वो दोनों क्या करते हैं, यूज एक स्विमिंग के लिए कर रहे हैं, और होगा तो अलग अलग काम के लिए कर रहे हैं। ये विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, है ना, विंग्स ऑफ बर्ड और ये दोनों देखो, दोनों का काम सेम है, ये दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब यहाँ पर से देखोगे विंग्स ऑफ बर्ड, पक्षी का जो पंख है, और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये दोनों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होते हैं, बट दोनों का काम उड़ने के लिए होता है। तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो, एनाटॉमिकली डिफरेंट हो, इसका मतलब एंसेस्टर अलग है। सोचो ये आया होगा एविड से, ये आया होगा आर्थ्रोपोडा से। हाँ, आप जितने भी इंसेक्ट पढ़ते हो सब किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा। तो वो आर्थ्रोपोडा से आया होगा और ये आया होगा एविड से। दोनों का एंसेस्टर अलग है, दोनों में पंख बने हैं, बट दोनों का पंख का भी स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन कर क्या रहा है, दोनों उड़ ही रहा है। तो दोनों उड़ने का काम कर रहा है, तो डिफरेंट ऑरिजिन है, ऑरिजिन डिफरेंट है, काम सेम है। तो अब सोचो हमारे यहाँ क्या होगा कि अगर एक ऑफिस है, उस ऑफिस में अलग अलग घर के लोग आके काम करते कि नहीं करते,
जैसे हमने बताया कि एक घर का चार बेटा था, चारों बेटा अलग अलग जगह कमाने चला गया, वो था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब क्या हुआ कि एक ऑफिस में चार लोगों का काम है। अब चार लोग एक ही घर से तो नहीं आएंगे, चार लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो वो जो अलग अलग जगह से आकर के एक ही काम कर रहे हैं, तो सबका ओरिजिन तो अलग है, नहीं सब एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो ऐसे इवोल्यूशन को हम वो बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर तो बना, डिफरेंट स्ट्रक्चर के बाद वो काम सेम कर रहा है ना, काम सेम कर रहा है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर और काम सेम हो जाए तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। कहता इसे एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं, इसमें कॉमन एंसेस्टर नहीं है ना, एंसेस्टर डिफरेंट है बट काम सेम था, इसमें एक जगह पे जमा हो गया। आज इसमें चलो ऐसी पोटैटो, ये भी देखो जमीन के नीचे होता है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो ये रूट से बना हुआ है, याद रखना, स्वीट पोटैटो किससे बनते हैं, रूट से, और पोटैटो किससे बनते हैं, स्टेम से। ये दोनों ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लिया, है ना, ये भी मीठा लगता है, ये भी मीठा लगता है, तो दोनों क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, काम सेम कर लिया इसने। बट एक स्टेम से बना हुआ और एक होता है रूट से बना हुआ, ऑरिजिन अलग अलग है, अलग अलग ऑरिजिन है, बट क्या है स्ट्रक्चर, मतलब काम इसका सेम है। फूड स्टोरेज करना, ट्यूबर ये भी बनाता है, ट्यूबर ये भी बनाता है, तो ऐसे में क्या कह जाएंगे कि सर स्टेम से, ये रूट से, ये दोनों स्टोर कर रहा है खाने को, इसमें उसको क्या कहते हैं कि सर ये एनामोगस कहा जाता है। तो समझ में आ गया, होमोमोगस एक एग्जांपल होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, कि एक जगह से ऑरिजिन हुआ डिफरेंट हिस्सों में चला गया। एनामोगस जो होता है वो क्या कहता है, कन्वर्जेंट का, डिफरेंट जगह से आया और एक जगह जमा हो गया, तो इस तरीके से आपके पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। चलिए यहाँ से माइंड टेस्ट क्वेश्चन, होमोमोगस स्ट्रक्चर और हैविंग। होमोमोगस के पास क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। जल्दी से बताओगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डिफरेंट क्या होमोमोगस है, तो स्ट्रक्चर सिमिलर होगा बट फंक्शन क्या होगा इसका, डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो इसको, यहाँ से कह रहा है सी सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शंस। होमोमोगस